नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में संपूर्ण बिहार का भूगोल को केवल एक वीडियो में डिस्कस करेंगे और ये सारे के सारे पॉइंट आपके घटना चक्र से लिया गया है जो आपके आगे आने वाला 70वें बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगर इस वीडियो का आप ध्यान से देख लेते हैं तो बिहार के ज्योग्राफी के लिए कोई आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत एकदम नहीं पड़ेगा। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि लगातार अपने चैनल पर मास्टर सीरीज वीडियो आ रहा है जो आपको बीपीएससी एग्ज़ाम और जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं उनको बहुत ही फ़ायदा पहुंचाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट के बारे में समझिए। बिहार की भूगर्भिक संरचना में तो सबसे पहले किसका निर्माण हुआ है, तो धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं उसका निर्माण सबसे पहले होता है। उसके बाद विंध्यन क्रम की चट्टानें का निर्माण होता है और विंध्यन के बाद टर्सरी और टर्सरी के बाद आपके क्वाटरनरी चट्टान का निर्माण होता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहले किस चट्टान का निर्माण होता है, तो धारवाड़ क्रम की चट्टान का निर्माण सबसे पहले होता है। जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं उसका निर्माण जो है कब होता है, तो प्री कैम्ब्रियन युग में होता है। प्री कैम्ब्रियन युग में इसका निर्माण होता है। और जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं ये आपके कहाँ कहाँ पर अवस्थित है इसे नोट कीजिएगा। तो ये आपके अवस्थित है जमुई, नवादा, मुंगेर की पहाड़ी, खड़गपुर की पहाड़ी, बिहार शरीफ, राजगीर, गया, शेखपुरा आदि जो है आपकी धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। यहाँ पर आप देखिए मैप में कि आपके बिहार है, बिहार के इस साइड में देखिए जो भी आपका ये पहाड़ है ये सारे कौन से पहाड़ है, तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें में आपके पाया जाता है सब पहाड़ में। उसके बाद इसका महत्व क्या है, तो इसमें जो है सिस्ट, नीस, ग्रेनाइट, क्वार्टजाइट, कोबाल्ट, मैग्नीज, क्रोमियम एवं अब्रक आदि के निक्षेप आपके पाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है विंध्यन चट्टानें। विंध्यन चट्टानें तो यहाँ पर देखिए इसकी जो अवस्थिति है निचला विंध्यन क्रम, रोहतास जिला में इसका जो आपका विस्तार है विंध्यन चट्टान का। ऊपरी विंध्यन क्रम में जो है रोहतास प्लस कैमूर सोन घाटी में जो है इसका विस्तार है। जैसे निचला में आपके रोहतास में, यहाँ पर नीचे में रोहतास है, ठीक है, और इसके ऊपर में जो आपके है कैमूर है। तो जो विंध्यन चट्टानें हैं इसका मेनली विस्तार जो है बिहार के 2 डिस्ट्रिक्ट में है। कौन कौन डिस्ट्रिक्ट में है, तो रोहतास और कैमूर में है। इसका महत्व किस लिए है, तो चूना पत्थर, बलुआ पत्थर एवं पायराइट निक्षेप के लिए महत्वपूर्ण है। पायराइट निक्षेप के लिए महत्वपूर्ण है विंध्यन चट्टानें। दोबारा देखिए, जो विंध्यन चट्टानें हैं चूना पत्थर, बलुआ पत्थर एवं पायराइट निक्षेप के लिए महत्वपूर्ण है। शेरशाह सूरी का मकबरा जो है कहाँ पर स्थित है, तो सासाराम में स्थित है। शेरशाह सूरी का मकबरा वे सारनाथ के स्तूप हेतु प्रयुक्त पत्थर, मतलब कि जो आपके बलुआ पत्थर का इस्तेमाल हुआ है वो शेरशाह का मकबरा बना है तो उसमें भी आपके बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही सारनाथ के स्तूप जो बना है उसमें भी बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। इसमें आपको याद क्या रखना है, आपसे ज़्यादातर पूछा जाता है कि जो देख रहे हैं बीच वाला अवस्थिति कि किस इलाके में जो है कौन सी क्रम की चट्टानें पाई जाती है। अगर आप लोग कल का वीडियो अपना देखे होंगे जो बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था तो उससे आपको समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। उसके बाद है टर्सरी चट्टानें। इसकी अवस्थिति कहाँ पर है, तो जो टर्सरी चट्टान है इसकी अवस्थिति आपके पश्चिमी चंपारण, सोमेश्वर पहाड़ी और हिमालय तराई क्षेत्र है। पश्चिमी चंपारण, यहाँ पर देखिए पश्चिमी चंपारण है, सोमेश्वर पहाड़ी, हिमालयी तराई क्षेत्र में जो है टर्सरी चट्टानें आपके पाई जाती है। इसका महत्व किस लिए है, तो कागलोमरेट बालू पत्थर तथा चूना पत्थर के निक्षेप आपका है टर्सरी चट्टानें में। संभावित तेल का भी भंडार आपके है टर्सरी चट्टानें में। तो आपसे पूछा जाएगा कि बिहार में जो है संभावित तेल जो है किस चट्टाने में है, तो टर्सरी चट्टाने में है। टर्सरी चट्टाने में जिसका विस्तार जो है पश्चिमी चंपारण, सोमेश्वर पहाड़ी एवं हिमालयी तराई क्षेत्र में आपके इसका विस्तार है। नेक्स्ट है क्वाटरनरी चट्टाने के बारे में समझिए। जो क्वाटरनरी चट्टान है ये कहाँ पर है, एक बार रुक जाइए आप देखिए, ये आपके है, इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे धारवाड़ क्रम की चट्टानें। इस इलाके में ये बिहार का मैप है और रोहतास और कैमूर में जो है विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं, विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं। और ऊपर में आपके जो है पश्चिमी चंपारण में जो है टर्सरी क्रम की चट्टानें हैं, टर्सरी क्रम की चट्टानें। बाकी बिहार के नॉर्थ और साउथ में जो भी इलाका बचता है उसे क्या बोला जाता है, तो उसे बिहार का मैदान बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है,
उससे बिहार का मैदान बोला जाता है। और जो बिहार का मैदान का निर्माण जो है कैसे हुआ है, तो तेतीस सागर के अवशेष से, साथ ही गंगा एवं गंगा की सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से निर्मित हुआ है बिहार का मैदान, जो अत्यंत ही उपजाऊ है। जो बिहार का मैदान है अत्यंत ही उपजाऊ है। तो जो बिहार का मैदान का निर्माण जो हुआ है, आपको ध्यान रखना है, तेतीस सागर के अवशेष एवं गंगा व उनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से ही जो है आपके बिहार का मैदान का निर्माण होता है। इतना आपको ध्यान में रखना है, जो अत्यंत ही उपजाऊ मिट्टी है। तो सबसे पहले किसका निर्माण होता है, तो धारवाड़ कलम की, और सबसे लास्ट में जो है क्वाटनरी चट्टानों का निर्माण, सबसे लास्ट में जो है क्वाटनरी चट्टानों का निर्माण होता है बिहार में। उसके बाद नेक्स्ट है बिहार की भू आकृति संरचना। बिहार की भू आकृति संरचना, शिवालिक का पर्वतीय क्षेत्र, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ये अपना बिहार है। और जो शिवालिक है हिमालय का सबसे लास्ट में बनता है, तो इसे बोलते हैं, जो एक तरीके से हिमालय का सबसे नीचे का भाग कौन है, शिवालिक है। तो इसका जो विस्तार है बिहार में भी मिलता है। कहाँ पर मिलता है, तो पश्चिमी चंपारण और भी कुछ इलाके में जो है शिवालिक का आपके विस्तार मिलता है बिहार में। तो शिवालिक का पर्वतीय क्षेत्र में पहला है सोमेश्वर श्रेणी। क्या है, सोमेश्वर श्रेणी, जो कहाँ पर स्थित है, पश्चिमी चंपारण में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए जो सोमेश्वर श्रेणी है इसका विस्तार त्रिवेणी नहर से भिखना ठोरी दर्रे के मध्य में स्थित है। जो आपकी सोमेश्वर श्रेणी है इसका विस्तार जो है त्रिवेणी नहर से भिखना ठोरी दर्रे के मध्य तक आपकी सोमेश्वर श्रेणी का विस्तार है। फिर से बोलते हैं, जो सोमेश्वर श्रेणी है इसका विस्तार जो है त्रिवेणी नहर, एक त्रिवेणी नहर है, से भिखना ठोरी दर्रे के मध्य तक जो है सोमेश्वर श्रेणी का विस्तार है। और जो सोमेश्वर श्रेणी है उसमें प्रमुख दर्रे कौन कौन है, तो भिखना ठोरी दर्रा, सोमेश्वर दर्रा, मरबात दर्रा, ये तीनों दर्रा किससे जोड़ता है, तो नेपाल से बिहार को जोड़ता है। उसके बाद है कि बिहार की उत्तरतम श्रेणी में, बिहार की उत्तरतम श्रेणी कौन है, तो सोमेश्वर श्रेणी, मतलब कि बिहार के सबसे उत्तर में कौन सी श्रेणी है, तो सोमेश्वर श्रेणी है। ठीक है, बिहार के सबसे उत्तर में कौन सी श्रेणी है, तो सोमेश्वर श्रेणी है। और सोमेश्वर श्रेणी की ऊंचाई कितना है, तो 880 मीटर इसकी सर्वोच्च ऊंचाई है। मतलब कि जो सोमेश्वर श्रेणी है इसकी सबसे ऊंची श्रेणी कौन है, तो फोर्ट सोमेश्वर है, और इसकी ऊंचाई कितना है, 880 मीटर है, और पश्चिमी चंपारण में स्थित है। इतना आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद है हरहा घाटी। जो हरहा घाटी है, हरहा घाटी इसका विस्तार जो है सोमेश्वर श्रेणी वे रामनगर दून के मध्य में है। ये आपकी सोमेश्वर श्रेणी है और नीचे में आपकी रामनगर दून है। इसके मध्य में कौन है, तो हरहा घाटी है। इसके मध्य में कौन है, हरहा घाटी है। और जो हरहा घाटी है ये आपकी जलोढ़ मैदान का भाग है, जलोढ़ मैदान का भाग है। नेक्स्ट पॉइंट है रामनगर दून। जो रामनगर दून है शिवालिक की दक्षिण श्रेणी का निम्न पहाड़ी भाग है रामनगर दून। शिवालिक की दक्षिण श्रेणी का जो है निम्न पहाड़ी भाग है कौन, रामनगर दून है। और इसकी अधिकतम ऊंचाई कितना है, तो 242 मीटर है, संतपुर के निकट में। कहाँ पर, संतपुर के निकट में। परीक्षा दृष्टि से कुछ पॉइंट देख लीजिए। बिहार को मुख्यतः कितने भौगोलिक क्षेत्र में विभाजित किया जाता है, तो 10 भौगोलिक क्षेत्रों में आपको विभाजित किया जाता है। दक्षिणी बिहार के मैदान में स्थित जलमग्न निम्न भूमियाँ कहलाती हैं, तो क्या कहलाती है, टाल कहलाती है, टाल कहलाती है। उदाहरण के लिए मोर टाल, बढ़ैया ताल, मोकामा टाल, सिंघौल टाल है। इतना आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है मैदानी क्षेत्र के बारे में समझिए। मैदानी क्षेत्र के बारे में समझिए। गंगा नदी द्वारा 2 भागों में विभाजित, कंटूर लाइन द्वारा निर्धारण। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो बिहार है इसे 2 भागों में विभाजित करती है गंगा। एक को बोलते हैं नॉर्थ बिहार, दूसरे को बोलते हैं साउथ बिहार। एक को बोलते हैं उत्तरी बिहार और दूसरे को बोलते हैं दक्षिणी बिहार। तो सबसे पहले समझिए आप उत्तरी बिहार के बारे में। सबसे पहले समझिए आप उत्तरी बिहार के बारे में समझिए। उत्तरी बिहार का क्षेत्रफल कितना है, तो 56,980 वर्ग किलोमीटर आपकी उत्तरी बिहार का क्षेत्रफल है। ये उत्तरी बिहार है, इसका क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल जो है 56,980 वर्ग किलोमीटर है। और प्रमुख नदियाँ कौन कौन है, तो जो प्रमुख नदी है कोसी है, बागमती है, कोसी है, बागमती है। उसके बाद है बूढ़ी गंडक है, गंडक है, घाघरा है,
और आपके सबसे पूर्व में आपकी महानंदा है, सबसे पूर्व में आपकी महानंदा है। फिर से बोलते हैं प्रमुख नदी कौन कौन सी है? कोसी है, बागमती है, नदी ध्यान में रखिएगा, बूढ़ी गंडक है, गंडक है, नीचे में आपके घाघरा है और महानंदा है। वर्गीकरण, भाबर या तराई, जो वर्गीकरण किया गया है, भाबर या तराई, बांगर, खादर एवं चौर। जो नॉर्थ बिहार में जो है भाबर या तराई, बांगर, खादर एवं चौर में आपकी विभाजित किया गया है, जो वहाँ की मिट्टियाँ हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भाबर या तराई या बांगर, खादर एवं चौर में जो है वर्गीकरण किया गया है नॉर्थ बिहार को जो मिट्टियाँ हैं। इसका जो विस्तार है भागलपुर, सहरसा, दरभंगा, पश्चिम चंपारण, सिवान, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, पूर्णिया, सारण, मुजफ्फरपुर में जो है नॉर्थ बिहार का विस्तार है। प्रमुख दोआब कौन कौन है? प्रमुख दोआब कौन कौन है? तो ध्यान रखिएगा, जो प्रमुख दोआब है महानंदा, कोसी दोआब। महानंदा, ये महानंदा है, आपके कोसी है। तो बीच वाला इलाको क्या बोलेंगे? दो नदियों के बीच वाले इलाका को दोआब बोला जाता है। फिर से बोलते हैं, दो नदियों के बीच वाले क्षेत्र को दोआब बोला जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको याद रखना है। तो महानंदा और कोसी दोआब ये हो गया। उसके बाद है कोसी और गंडक, ये आपकी कोसी और गंडक दोआब है। उसके बाद है गंडक और घाघरा दोआब, ये आपकी गंडक है, ये आपके घाघरा है। तो हो गया, इसे बोलेंगे गंडक और घाघरा दोआब इसे बोला जाएगा। तो आप समझ गए ना कि दो नदियों के बीच वाले जो भूमि है उसे दोआब बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है दक्षिण मैदान। तो बिहार के दक्षिण मैदान के बारे में समझिए। अभी उत्तरी मैदान के बारे में समझिए, अब देखिए आप लोग दक्षिणी मैदान के बारे में। जो दबके बिहार का दक्षिणी मैदान है, इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 33,670 वर्ग किलोमीटर में आपके दक्षिणी बिहार का मैदान का विस्तार है। और प्रमुख नदियाँ कौन कौन है? तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले करमनासा नदी है, उसके बाद सोन नदी है, सोन के बाद पुनपुन नदी है, पुनपुन के बाद किउल नदी है और आपकी एक फल्गु नदी भी है। ये सारे जो नदियाँ हैं ये आपके दक्षिण बिहार की इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं। कौन कौन सी नदी है फिर से बोल देते हैं, नोट कर लीजिएगा आप लोग। एक करमनासा नदी है, सोन नदी है, पुनपुन नदी है, फल्गु नदी है, किउल नदी है। ये आपके 4-5 इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं। और विस्तार जो है गंगा नदी के दक्षिण से छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग तक जो है बिहार के मैदान का विस्तार है, बिहार के दक्षिणी मैदान का विस्तार है। उसके बाद है प्रमुख पहाड़ियाँ कौन कौन है? तो गया की पहाड़ियाँ हैं, राजगीर की पहाड़ियाँ हैं, खड़गपुर की पहाड़ियाँ हैं, बराबर की पहाड़ियाँ एवं गिरियक की पहाड़ियाँ हैं। इतना आपको ध्यान में रखिएगा। आपसे भी लोग के पास मैप होना चाहिए, कम से कम लोकेशन तो देखिएगा कि गया कहाँ पर है, राजगीर कहाँ पर है। ठीक है, आप लोग के पास मैप तो होना ही चाहिए। उसके बाद है वर्गीकरण, भोजपुर का मैदान। यहाँ पर समझिए, ये आपके हो गया भोजपुर का मैदान। भोजपुर के मैदान के ईस्ट में हो गया मगध का मैदान और मगध के मैदान के ईस्ट में हो गया, इसे क्या बोलेंगे? इसे बोला जाएगा अंग का मैदान, इसे अंग का मैदान बोला जाएगा। ये आपके हो गया भोजपुर का मैदान, बीच वाला हो गया मगध का मैदान और सबसे ईस्ट में जो हो गया वो हो गया अंग का मैदान। जो अंगराज था उसी के नाम पर रखा गया है, तो अंग का मैदान बोला गया है, जो भागलपुर, मुंगेर आदि का इलाका है। उसके बाद नेक्स्ट है दक्षिण का सीमांत पठारी प्रदेश। दक्षिण का सीमांत मतलब कि जो सीमा से लगता हुआ है। तो दक्षिण का सीमांत पठारी प्रदेश के बारे में समझिए। कैमूर का पठार, जो कैमूर का पठार है इसकी औसत ऊंचाई कितना है? तो कैमूर का जो पठार है इसकी औसत ऊंचाई 300 से 450 मीटर है। विंध्यन पर्वत का भाग है, जो विंध्यन पर्वत है उसी का भाग है कैमूर का पठार। जो कैमूर का पठार है इसका विस्तार जबलपुर मध्य प्रदेश से रोहतास के बिहार तक जो है कैमूर के पठार का विस्तार है। और जो कैमूर का पठार है इसका अन्य नाम क्या है? तो इसका अन्य नाम जो है रोहतास के पठार भी बोला जाता है, इसे रोहतास का पठार भी बोला जाता है। रोहतास क्या है? एक डिस्ट्रिक्ट है। कैमूर भी क्या है? एक डिस्ट्रिक्ट है। कैमूर आपके ऊपर में और नीचे में आपकी रोहतास है। उसके बाद है खड़गपुर की पहाड़ी के बारे में समझिए। जो खड़गपुर की पहाड़ी है, जो आपकी खड़गपुर की पहाड़ी है इसका आकार त्रिभुजाकार है। इसका जो आकार है त्रिभुजाकार है। कोडरमा पठार के उत्तर और पूर्व में स्थित है आपकी खड़गपुर की पहाड़ी। कोडरमा पठार के उत्तर पूर्व में स्थित है खड़गपुर की पहाड़ी। इसका जो विस्तार है
जमालपुर से जमुई तक है। नोट कीजिएगा, जमालपुर से जमुई तक जो है खड़गपुर पहाड़ी का विस्तार है। और धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है। ये क्वेश्चन आपके बीपीएससी के द्वारा पूछा भी जा चुका। नेक्स्ट पॉइंट है परीक्षा दृष्टि। विश्व का सबसे बड़ा जो टाल क्षेत्र है मोकामा के किउल हरोहर नदी घाटी में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा टाल क्षेत्र। बिहार में भारत के 90% मखाने का उत्पादन किया जाता है। तो उत्तर पूर्व के निम्न भूमि क्षेत्र में जो है बिहार में भारत के लगभग 90% मखाने का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बिहार का प्राचीनतम भूखंड। इसके बारे में बीपीएससी पूछ चुका है। तो दक्षिण का सीमांत पठारी प्रदेश, दक्षिण का सीमांत पठारी प्रदेश जिसे क्या बोला गया है, तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें बोला गया है। तो आपको देखिए बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास किया गया है। आपको हम रटाने का प्रयास कम ही कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिएगा आप लोग समझने का ही, रटने का प्रयास कम ही कीजिएगा। देखिए रटिएगा तो जल्दी भूल जाइएगा, अगर समझिएगा तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। आपकी इच्छा है क्या करना है। बिहार की मिट्टी के बारे में समझिए, तो बिहार की मृदाएँ के बारे में समझिए। उत्तर बिहार के मैदान की मिट्टी मृदाएँ, दक्षिण बिहार के मैदान की मृदाएँ और दक्षिण की पठारी मृदाएँ। ऐसे यहाँ पर समझिए, ये आपकी गंगा नदी है। तो जो ऊपर वाला होगा इसे क्या बोला गया, तो उत्तरी बिहार के मैदानी मृदाएँ बोला गया। नीचे वाला क्या बोला गया, तो नीचे वाला बोला गया दक्षिणी बिहार के मैदान की मृदाएँ बोला गया। और नीचे में एक है दक्षिण की पठारी मृदाएँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो इस इलाका है इस इलाके में पठार का विस्तार है, ठीक है, कुछ इलाके में पठार का विस्तार है, तो इसी को बोला जा रहा है दक्षिण की पठारी मृदाएँ, दक्षिण की पठारी मृदाएँ। तो इसमें सबसे पहले समझिए उत्तर बिहार की मैदानी मृदाएँ के बारे में आपको समझना है। तो उप हिमालय पर्वतीय मृदाएँ के बारे में समझिए। तो इसकी जो अवस्थिति है सोमेश्वर श्रेणी का क्षेत्र है। जो आपके उप हिमालय पर्वतीय मृदाएँ हैं इसकी अवस्थिति जो है सोमेश्वर श्रेणी, आपको पता भी होगा, सोमेश्वर श्रेणी का क्षेत्र है जो उत्तर पश्चिम बिहार में स्थित है। इसका जो रंग होता है, जो उप हिमालय पर्वतीय मिट्टी होता है, इसका जो रंग होता है गहरा भूरा या पीला होता है, गहरा भूरा या पीला होता है। इसकी विशेषता क्या होता है, तो जैविक पदार्थों की अधिकता होती है। जो आपके उप हिमालय पर्वतीय मृदाएँ होती है उसमें क्या होता है, तो जैविक पदार्थों की अधिकता होती है और इसमें धान, मक्का और जौ का उत्पादन किया जाता है। धान, मक्का तथा जौ का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। उसके बाद परीक्षा दृष्टि से पॉइंट है कि बिहार में पर्वत पदीय मिट्टी के विस्तार को कहते हैं तो क्या बोला जाता है, तो भाबर क्षेत्र बोला जाता है, भाबर क्षेत्र बोला जाता है। बिहार में पर्वत पदीय मिट्टी के विस्तार को क्या बोला जाता है, तो भाबर क्षेत्र बोला जाता है। बिहार में अबरक मूलक मिट्टी प्राप्त होती है, तो कहाँ प्राप्त होती है, तो नवादा में आपके जो है बिहार में जो है अबरक मूलक मिट्टी मिलती है, नवादा डिस्ट्रिक्ट में मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट है तराई क्षेत्र की मृदा के बारे में समझिए। तराई क्षेत्र यहाँ पर समझिए, ये आपके बिहार है और जो ये शिवालिक है इसके नीचे वाला जो इलाका देख रहे हैं नेपाल और बिहार के जो बॉर्डर है उसे बोलते हैं तराई। क्या उसे बोला जाता है, तराई क्षेत्र बोला जाता है। तो तराई क्षेत्र की मृदा के बारे में आप समझिए। इसकी जो अवस्थिति है यहाँ पर लिखा भी गया है कि उत्तर में जो है बिहार नेपाल सीमा के साथ ही पूर्व में किशनगंज से लेकर पूर्व में आपके किशनगंज से लेकर पश्चिम में चंपारण तक है। जो तराई क्षेत्र की मृदा का विस्तार जो है उत्तर में बिहार नेपाल सीमा के साथ ही पूर्व में जो है किशनगंज से लेकर पश्चिम में आपके चंपारण तक इसका विस्तार है। आपके पूर्व में यहाँ पर किशनगंज है जहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होता है, आपके यहाँ पर पश्चिमी चंपारण है। तो किशनगंज से लेकर जो है पश्चिमी चंपारण तक जो है तराई क्षेत्र की जो मृदा है उसका विस्तार है और इसका रंग जो है भूरा तथा हल्का पीला होता है। इसकी विशेषता क्या है, तो अम्लीय प्रकृति, फास्फोरस एवं पोटास की कमी होती है। अम्लीय प्रकृति की होती है, फास्फोरस एवं पोटास की कमी होती है तथा जैव पदार्थों की अधिकता होती है और कौन सी फसलें होती है, तो धान, पटसन, जौ, सरसों, गेहूं का उत्पादन किया जाता है। धान, पटसन, जौ, सरसों एवं गेहूं का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद है पुरानी जलोढ़ मृदा जिसे क्या बोला जाता है,
तो इसे बांगर बोला जाता है। पुरानी जलोढ़ मृदा, इसे क्या बोला जाता है? तो इसे बांगर बोला जाता है। और इसकी अवस्थिति जो है गंगा के दक्षिणी मैदान भाग में रोहतास, यहाँ पर देखिए, रोहतास से लेकर गया, पटना, मुंगेर, भागलपुर तक जो है पुरानी जलोढ़ मृदा का विस्तार है, जिसे क्या बोला जाता है? बांगर मृदा बोला जाता है। और इसका जो विस्तार है रोहतास से लेकर गया, पटना, मुंगेर एवं भागलपुर तक जो है पुरानी जलोढ़ मृदा बांगर मिट्टी का विस्तार है। आपको ध्यान में रखना है, आपसे पूछा जा सकता है कि जो बांगर मिट्टी है किसे बोला जाता है? तो पुरानी जलोढ़ मृदा को जो है बांगर बोला जाता है। और जो नवीन जलोढ़ मृदा होता है उसे खादर बोला जाता है। जो पुरानी जलोढ़ मृदा है इसका रंग होता है गाढ़ा भूरा या हल्का काला होता है। गाढ़ा भूरा या हल्का काला होता है। इसकी विशेषता क्या है? तो चूना एवं पोटास की अधिकता, फास्फोरस, ह्यूमस एवं नाइट्रोजन की कमी होती है। ह्यूमस एवं, यहाँ ध्यान रखिएगा कि चूना एवं पोटास की अधिकता होती है, जबकि फास्फोरस, ह्यूमस एवं नाइट्रोजन की कमी होती है पुरानी जलोढ़ मृदा में। प्रमुख फसलें कौन कौन है? गन्ना है, मक्का है, धान है, गेहूँ है, जूट है। उसके बाद है नवीन जलोढ़ मृदा के बारे में समझिए। नवीन जलोढ़ मृदा के बारे में आपको समझना है तो समझिए। इसकी अवस्थिति जो है कोसी क्षेत्र में पूर्णिया, सहरसा तथा दरभंगा और मुजफ्फरपुर से पश्चिम चंपारण के उत्तर पश्चिम भाग तक जो है नवीन जलोढ़ मृदा का विस्तार है। ठीक है, इसका जो विस्तार है पूर्णिया और सहरसा तथा दरभंगा और मुजफ्फरपुर से जो है चंपारण के उत्तर पश्चिम भाग तक जो है नवीन जलोढ़ मृदा का विस्तार है। और इसका रंग जो है गहरा भूरा एवं काला होता है। और इसकी विशेषता क्या है? तो चीका की अधिकता होती है किस मिट्टी में? नवीन जलोढ़ मृदा में। नमी धारण करने की क्षमता होती है और इसकी उर्वरता बहुत ही ज़्यादा होती है। और प्रमुख फसल कौन कौन है? तो धान, गन्ना, गेहूँ, मक्का एवं दलहन इसकी प्रमुख फसलें हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बल सुंदरी मृदा के बारे में समझिए। वल सुंदरी मृदा के बारे में आपको समझना है। तो इसकी जो अवस्थिति है बांगर की दक्षिण दिशा में पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, चंपारण एवं जो सारण डिस्ट्रिक्ट है, सारण डिस्ट्रिक्ट में जो है बलसुंदरी मिट्टी का विस्तार है। बांगर की दक्षिण दिशा में पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, चंपारण एवं सारण जिले में जो है बलसुंदरी मिट्टी का विस्तार। आपको सिर्फ आपसे इतना ही कभी एग्जाम पूछ देगा कि जो बालसुंदरी मिट्टी है बिहार के नॉर्थ बिहार में मिलता है या साउथ बिहार में मिलता है। तो आपको ध्यान रखना है जो बलसुंदरी मिट्टी है ये आपके उत्तरी बिहार में मिलता है। और इसका विस्तार जो है पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, चंपारण एवं सारण जिले में है। इसका रंग जो है गहरा भूरा एवं सफ़ेद होता है बलसुंदरी मिट्टी का। और इसकी विशेषता क्या है? तो चूने की अधिकता होती है, क्षारीय प्रवृत्ति की होती है, कम उर्वर होता है। प्रमुख फसलें धान, गेहूँ, मक्का, गन्ना, तंबाकू, आम, लीची, केला का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद है दक्षिण बिहार की मृदाएं के बारे में समझिए। दक्षिण बिहार की मिट्टियों के बारे में समझिए। पहला आपकी कगारी मिट्टी। इसकी जो अवस्थिति है गंगा के दक्षिण एवं सोन, केवल वे फल्गु नदियों के किनारे में जो है कगारी मृदा का विस्तार है। जो कगारी मृदा है इसका विस्तार गंगा के दक्षिण एवं सोन, केवल वे फल्गु नदियों के आपके किनारे में जो है कगारी मृदा का विस्तार हुआ है, आपको याद रखना है। और इसका रंग कैसा है? तो भूरा इसका रंग है। इसकी विशेषता क्या है? तो चूने की अधिकता है कगारी मृदा में। और प्रमुख फसलें कौन कौन सी होती है? तो सरसों, जौ, दाल, मक्का एवं विशेष सब्जियां आपके कगारी मृदा में होती है। उसके बाद है टाल मृदा के बारे में समझिए। जो टाल है इसकी अवस्थिति बक्सर, मुंगेर, पटना, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में जो है टाल मृदा का विस्तार है। जो टाल मृदा है इसका विस्तार है बक्सर, मुंगेर, पटना एवं भागलपुर ज़िले में जो है टाल मृदा का विस्तार है। और इसका रंग कैसा है?
तो इसका रंग जो है धूसर रंग है। कैसा रंग है? इसका रंग जो है धूसर रंग है। और इसकी विशेषता क्या है? तो जलमग्न क्षेत्र आपके रहता है। जो टाल क्षेत्र होता है वो जलमग्न क्षेत्र होता है। दोमट व चिका मृदा की प्रधानता होती है। दोमट व चिका मृदा की प्रधानता होती है। मोटे कण वाली मृदाएँ आपकी पाई जाती है। मोटे कण वाली मृदाएँ पाई जाती है। अब प्रमुख फसल कौन है? तो रबी एवं दलहन फसल है। जो रबी एवं दलहन फसल है, यहाँ पर जो चावल और गेहूँ तो कम ही होता है। ज़्यादातर आपके जो है रबी, जैसे कि आपका होगा चना होगा, सरसों होगा, ये सब ज़्यादा इसका सब्जी होगा, इन सभी का ज़्यादा उत्पादन किया जाता है टाल मृदा में। टाल मृदा में, ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। गेहूं का उत्पादन होता है जो बहुत ही कम होता है। उसके बाद नेक्स्ट है करेल कैबाल मृदा। करेल कैबाल मृदा के बारे में समझिए। इसकी जो अवस्थिति है बक्सर, जहानाबाद, रोहतास, मुंगेर, भोजपुर, पटना, भागलपुर एवं औरंगाबाद जिले में। अवस्थिति जो है बक्सर, जहानाबाद, रोहतास, मुंगेर, भोजपुर, पटना, भागलपुर एवं औरंगाबाद जिले में जो है करेल कैबाल मृदा का विस्तार है। इसका जो रंग होता है पीला व गहरा भूरा होता है। पीला व गहरा भूरा होता है। इसकी विशेषताएं क्या होती है करेल कैबाल मिट्टी की? तो इसकी विशेषताएं होती है सिल्ट, बालू व क्ले का मिश्रण होता है करेल कैबाल मृदा। करेल मृदा जो है क्षारीय, जो करेल मृदा होता है वो आपके क्षारीय होता है, जबकि जो केबाल मृदा होता है अम्लीय और क्षारीय दोनों होता है। ध्यान रखिएगा, जो करेल मृदा होता है वो क्षारीय होता है, जबकि केबाल मृदा जो होता है अम्लीय और क्षारीय दोनों होता है। जल ग्रहण क्षमता होती है, मतलब कि जो आपके करेल कैबाल मृदा होता है दोनों मिट्टी में जो है जल ग्रहण करने की क्षमता ज़्यादा होता है। उसके बाद है उर्वर भी आपकी होता है, मिट्टी में उत्पादन क्षमता भी होता है। प्रमुख फसलें है गेहूँ, धान, बाजरा, अरहर आपकी प्रमुख फसलें हैं। उसके बाद नेक्स्ट है बलथर मृदा। बलथर मृदा, यहाँ पर समझिए नॉर्थ में क्या था? तो बाल सुंदरी मिट्टी था। क्या था? बाल सुंदरी मिट्टी था। अब साउथ में क्या है? तो बलथर मिट्टी है। इसके बारे में समझिए। इसकी जो अवस्थिति है, इसकी अवस्थिति गंगा के मैदान की दक्षिणी सीमा तथा छोटा नागपुर पठार की उत्तरी सीमा के मध्य का संकीर्ण पट्टीनुमा क्षेत्र है आपके बलथर मृदा का। इसका रंग जो होता है पीला, इसका रंग जो है पीलापन के लिए हुए लाल रंग है। पीलापन के लिए हुए लाल रंग है इसका रंग है। और इसकी विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता है अम्लीय प्रकृति का आपकी है। और जो बलथर मृदा है, इसमें बलथर मिट्टी है, इसमें उत्पादन क्षमता बहुत ही कम होता है। उत्पादन क्षमता बहुत ही कम होता है। और प्रमुख फसलें कौन है? आलू है, ज्वार है, बाजरा है एवं अरहर है। आलू है, ज्वार है, बाजरा है एवं अरहर है। उसके बाद है परीक्षा दृष्टि से पॉइंट देखिए। बिहार में पिडमॉन्ट स्वयं पे मिट्टी पाई जाती है। तो पश्चिम चंपारण के पश्चिमोत्तर भाग में पाई जाती है। ये बीपीएससी का पूछा हुआ सवाल है। ये बीपीएससी का पूछा हुआ सवाल है। मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा पश्चिमी चंपारण में पाई जाने वाली मृदा है तो नवीन जलोढ़ मृदा है। कौन है? नवीन जलोढ़ मृदा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि दक्षिण के संकीर्ण पठार की मृदा के बारे में समझिए। दक्षिण के जो है संकीर्ण पठार की मृदा के बारे में समझना है। लाल बलुई मृदा के बारे में समझिए। लाल बलुई मृदा के बारे में समझिए। इसका जो मिट्टी होता है लाल टाइप का थोड़ा होता है। इसकी अवस्थिति कहाँ पर है? तो रोहतास एवं कैमूर में जो है लाल बलुई मृदा पाई जाती है, रोहतास एवं कैमूर में। और इसका रंग जो है लाल या पीला होता है। जो पहाड़ी इलाके में रहते होंगे उनको पता भी होगा, लाल एवं पीला होता है। इसकी विशेषता क्या है? तो बालू की अधिकता है, ह्यूमस की मात्रा है और कम इसमें उत्पादन क्षमता आपके बहुत ही कम है। प्रमुख फसलें कौन कौन है? तो बाजरा है, मक्का है और ज्वार है। आपको ध्यान में रखना है कि लाल बलुई जो मिट्टी है, मृदा है, ये आपके रोहतास और कैमूर में इसका ज़्यादातर विस्तार है, ठीक है। कहाँ पर? रोहतास और कैमूर में ज़्यादातर इसका विस्तार है। उसके बाद नेक्स्ट है लाल व पीली मृदा। लाल व पीली मृदा के बारे में समझिए। लाल व पीली मृदा के बारे में समझिएगा। इसकी अवस्थिति कहाँ पर है? तो दक्षिण पूर्व बिहार, बांका, जमुई, नवादा, गया, मुंगेर एवं औरंगाबाद का पठारी क्षेत्र में जो है लाल व पीली मृदा का विस्तार है। लाल व पीली मृदा का विस्तार है। इसका पहले क्या देखा था आप लोगों ने? लाल बलुई मृदा। इसका विस्तार कहाँ पर था? लाल बलुई मृदा का
तो रोहतास एवं कैमूर में था, जबकि लाल व पीली जो मिट्टी है इसका विस्तार जो है दक्षिण पूर्व बिहार में कहाँ पर हुआ है, दक्षिण पूर्व बिहार में कहाँ पर हुआ है, तो हुआ है आपके बांका में, जमुई, नवादा, गया, मुंगेर, औरंगाबाद का पठारी क्षेत्र में जो है लाल व पीली मृदा का आपके विस्तार है। इसका रंग जो कैसा होता है, तो इसका रंग आपके लाल होता है और विशेषता क्या है, तो लौह तत्व की अधिकता होती है और जो आपके लाल व पीली मिट्टी है उसमें लौह तत्व की अधिकता होती है और उत्पादन क्षमता बहुत ही कम होता है, उत्पादन क्षमता जो है बहुत ही कम होता है। और प्रमुख फसलें कौन कौन है, तो प्रमुख फसलें आपके दलहन एवं मोटे अनाज हैं। प्रमुख फसल कौन कौन है, तो दलहन एवं मोटे अनाज आपके प्रमुख फसल हैं। नेक्स्ट पॉइंट है परीक्षा दृष्टि से, तो बिहार में अधिक वर्षा के कारण बृहद स्तर पर जूट की कृषि होती है, तो उत्तर पूर्वी बिहार में होता है, उत्तर पूर्वी बिहार में आपके होता है, खासकर पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, इन डिस्ट्रिक्ट में जो है जूट का उत्पादन किया जाता है। बिहार के लगभग 90% क्षेत्रफल पर विस्तृत मृदा कौन सी है, तो जलोढ़ मृदा है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिहार के लगभग 90% एरिया पर जो है कौन सी मिट्टी का विस्तार है, तो जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। धान तथा जूट हेतु उपयुक्त मिट्टी कौन है, तो खादर मिट्टी है। धान तथा जूट के लिए जो है सबसे बेहतर मिट्टी कौन सी मिट्टी होता है, तो नवीन जलोढ़ मृदा होता है, जिसे खादर मिट्टी बोला जाता है। फिर से बोलते हैं, नवीन जलोढ़ मिट्टी होता है जिसे खादर मिट्टी बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि बिहार का दाल का कटोरा कहलाता है, तो कौन कहलाता है, मोकामा टाल कहलाता है। बिहार का दाल का कटोरा कहलाता है, तो कौन कहलाता है, मोकामा टाल कहलाता है। कुछ प्रमुख तथ्य के बारे में देखिए कि पुराने बिहार की कितनी प्रतिशत ज़मीन लेकर झारखंड राज्य का गठन हुआ। अच्छा, कहने का मतलब है कि जो आपके झारखंड है ये आपके बिहार से अलग हुआ है, तो कितने परसेंट ज़मीन लेके आपके अलग हुआ था, तो 45.85% लेके आपके जो है झारखंड राज्य बनता है। 45.85% लेके जो है झारखंड राज्य का निर्माण होता है। भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य स्थित है, तो मुंगेर जिले में स्थित है। इसके बारे में भी बीपीएससी कितने बार पूछ चुका है। बिहार का अधिकांश भाग आच्छादित है, तो कछारी मिट्टी या दोमट मिट्टी से। बिहार का अधिकांश भाग आच्छादित है, कछारी मिट्टी या दोमट मिट्टी से। बिहार में दामोदर नदी प्रवाहित होती है, तो भ्रंश घाटी में। बिहार में जो है दामोदर नदी प्रवाहित होती है भ्रंश घाटी में। उसके बाद है बिहार की नदियाँ के बारे में समझिए। बिहार की नदियों के बारे में आपको समझना है, तो सबसे पहले समझिए गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी के बारे में, तो बिहार में जो गंगा नदी प्रवेश कहाँ से करती है, तो चौसा बक्सर ज़िले से। कहाँ से, चौसा बक्सर ज़िले से आपके बिहार में गंगा नदी आपके प्रवेश करती है। कहाँ से, चौसा बक्सर डिस्ट्रिक्ट से। मध्य बिहार में पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाह। मध्य बिहार में जो है पश्चिम से पूर्व की ओर गंगा नदी का आपकी प्रवाह है। बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई कितना है, तो 445 किलोमीटर है। 445 किलोमीटर है। बिहार में प्रवाह क्षेत्र कितना है, तो 15,165 वर्ग किलोमीटर है। बिहार में प्रवाह क्षेत्र गंगा कितना है, तो 15,165 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि गंगा नदी के किनारे स्थित जिले। इसे नोट कीजिएगा, बीपीएससी पूछ भी चुका है कि गंगा नदी किनारे कितने ज़िले स्थित हैं, तो 12 ज़िले स्थित हैं। कितने ज़िले स्थित हैं, 12 डिस्ट्रिक्ट आपके स्थित हैं। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, भोजपुर, सारण, बक्सर, वैशाली, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, समस्तीपुर, कटिहार, भागलपुर, लखीसराय तथा मुंगेर जिला स्थित है। आप सभी लोग इस बार चेक कीजिएगा भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के बारे में कि जो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट है इसकी सीमा किन किन डिस्ट्रिक्ट से लगती है, इसे आप लोग चेक कर लीजिएगा। जो गंगा नदी किनारे स्थित कितने ज़िले हैं, तो 12 डिस्ट्रिक्ट हैं। भोजपुर, सारण, बक्सर, वैशाली, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, समस्तीपुर, कटिहार, भागलपुर, लखीसराय तथा मुंगेर है। नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सर्वाधिक लंबाई जो है गंगा नदी का किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो पटना डिस्ट्रिक्ट में सर्वाधिक लंबाई है। फिर से बोलते हैं,
गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई जो है किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो पटना डिस्ट्रिक्ट में है। इसके बारे में भी बीपीएससी पूछ चुका है। उसके बाद है कि उत्तर दिशा की सहायक नदियाँ, उत्तर दिशा की सहायक नदियाँ कौन कौन है, तो घाघरा है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है। उसके बाद है कोसी है, महानंदा है, बागमती है। ठीक है, फिर से देखिए उत्तरी दिशा की सहायक नदियाँ कौन कौन है, तो घाघरा है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, कोसी है, महानंदा है तथा बागमती नदी है। दक्षिण दिशा से कौन कौन सी नदी जो है गंगा में मिलती है, तो दक्षिण दिशा से गंगा में कौन कौन सी नदी मिलती है, सोन, पुनपुन, करमनासा। जो करमनासा नदी है इसे नोट कीजिएगा कि बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में सीमा बनाती है। उसके बाद किउल नदी, फल्गु नदी, हरोहर नदी। तो इन नदियाँ जो आपके पुनपुन, सोन, करमनासा, किउल, फल्गु तथा हरोहर जो नदियाँ हैं दक्षिण दिशा से जाकर आपके गंगा में जाके मिलती हैं। ठीक है, दक्षिण दिशा से जाके जो है गंगा में आपकी मिलती हैं। इधर आपकी ये नॉर्थ है, इधर आपकी साउथ है, तो साउथ से जाके आपके गंगा में जाके मिलती हैं। इतना आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर बिहार की नदियों के बारे में समझिए। उत्तर बिहार की नदियों के बारे में आपको समझना है। तो पहला नदी है गंडक नदी, पहला है गंडक नदी। तो जो गंडक नदी है बिहार में प्रवेश कहाँ से करती है, तो वाल्मीकि नगर पश्चिम चंपारण में जो है बिहार में प्रवेश करती है गंडक नदी। बिहार में इसकी लंबाई कितना है, तो 250 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसका अन्य नाम क्या है, तो काली गंडक, सदानीरा, गंडकी, नारायणी तथा सालीग्रामी जो है गंडक नदी की नाम है। प्रवाह मार्ग क्या है, तो पश्चिम एवं पूर्वी चंपारण में जो है गंडक नदी का प्रवाह होता है। उसके बाद सारण, गोपालगंज, सिवान, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में गंडक नदी आपकी प्रवाहित होती है और लास्ट में गंगा नदी में आके मिल जाती है। संगम गंगा नदी में कहाँ पर होता है, तो हाजीपुर में होता है। नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। जो गंडक नदी है इसका संगम कहाँ पर होता है, तो हाजीपुर में होता है गंगा नदी में। विशेष क्या है, तो उत्तर प्रदेश एवं बिहार की सीमा रेखा है। उत्तर प्रदेश एवं बिहार की सीमा रेखा बनाती होगी गंडक नदी। सब लोग चेक कर लीजिएगा इसका जो लोकेशन है। ठीक है, उसके बाद है घाघरा नदी, जिसे सरयू नदी भी बोला जाता है उत्तर प्रदेश में। बिहार में प्रवेश कहाँ से करती है, तो गुठनी सारण से आपके बिहार में प्रवेश करती है। और बिहार में इसकी लंबाई कितना है घाघरा नदी की, तो 83 किलोमीटर इसकी लंबाई है। सिवान एवं सारण डिस्ट्रिक्ट में प्रवाहित होती है बिहार में। संगम कहाँ है, तो गंगा नदी में आपकी मिल जाती है रेबिलगंज सारण में। इसका विशेष क्या है, तो प्रायः मार्ग में परिवर्तन, उत्तर प्रदेश एवं बिहार की सीमा रेखा। सहायक नदी क्या है, तो राप्ती, महाकाली नदी इसकी आपकी सहायक नदी है। राप्ती, महाकाली नदी इसकी आपकी सहायक नदी है। उसके बाद है बूढ़ी गंडक नदी के बारे में समझिए। बूढ़ी गंडक नदी के बारे में आप समझिए। इसका उद्गम जो है चौतरबा बिशंभरपुर पश्चिम चंपारण में जो है बूढ़ी गंडक नदी का उद्गम होता है। इसकी बिहार में लंबाई 320 किलोमीटर है। और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, मसान, बलौर, पंडई, सिकता, तिलवे, तिऊर, धनौती, कोहरा, दंदा। कौन है, दंदा। मसान, बलौर, पंडई, सिकता, तिलवे, तिऊर, धनौती, कोहरा एवं दंदा जो है बूढ़ी गंडक की सहायक नदियां हैं। इसका संगम कहाँ पर होता है, तो गंगा नदी में खगड़िया के निकट आपकी इसका संगम होता है। और इसकी विशेषता क्या है, तो बिहार में गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिहार में गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है, तो बूढ़ी गंडक है। उत्तरी बिहार की तीव्रतम प्रवाह वाली भी नदी है बूढ़ी गंडक। उसके बाद है बागमती नदी। बागमती नदी इसका उद्गम कहाँ पर होता है, तो शिवपुरी श्रेणी नेपाल में जो है बागमती नदी का उद्गम होता है। बिहार में प्रवेश कहाँ से होता है, तो सेराबती ग्राम, ढेंग, सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में आपके बिहार में प्रवेश करती है बागमती नदी। इसका संगम जो है कोसी नदी में होता है। तो जो बागमती नदी है वो डायरेक्ट गंगा में नहीं मिलती है, तो किस में मिलती है, आपको ध्यान रखना है कि जो कोसी नदी में आपकी कोसी नदी में मिलती है बागमती नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक बोला जाता है। बिहार में लंबाई कितना है बागमती नदी का, तो जो बिहार में
लंबाई है कितना है, तो 294 किलोमीटर आपकी इसकी लंबाई है। और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, लाल बकैया, छोटी बागमती, सिपरी, मनोहरा, कोला, इसकी सहायक नदियाँ हैं। उसके बाद है कोसी नदी के बारे में देखिए। कोसी नदी, इसका अन्य नाम है बिहार का शोक। इसका अन्य नाम क्या है, बिहार का शोक। कौशिकी ऋग्वेद में बोला गया है। सप्त कोसी नेपाल में बोला जाता है कोसी नदी को। बिहार का शोक कोसी नदी को बोला जाता है। ऋग्वेद में इसे कौशिकी बोला जाता है और नेपाल में सप्त कोसी के नाम से जाना जाता है। बिहार में प्रवेश भीमनगर के समीप आपके बिहार में प्रवेश मिलता है, सुपौल डिस्ट्रिक्ट में। बिहार में आपकी जो कोसी नदी कहाँ पर प्रवेश करती है, तो सुपौल डिस्ट्रिक्ट में भीमनगर के समीप आपके बिहार में प्रवेश करती है। संगम कहाँ पर होता है, तो गंगा नदी में आपकी जो सोन नदी इसका संगम होता है, गंगा नदी इसका संगम होता है। कहाँ पर होता है, तो कुर्सेला कटिहार डिस्ट्रिक्ट में होता है। कुर्सेला कटिहार डिस्ट्रिक्ट में होता है। और जो आपकी सोन नदी कोसी नदी है, सोन नहीं कोसी, जो कोसी नदी है इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है, तो बागमती, अरुण, तामूर, सुनकोसी, कमला बलान, दूध कोसी, तामा कोसी, इंद्रावती एवं लिखू खोला आपकी इसकी सहायक नदियाँ हैं। फिर से देख लीजिए, बागमती, अरुण, तामूर, सुन कोसी, कमला बलान, दूध कोसी, तामा कोसी, इंद्रावती, लिखू खोला, कोसी का सहायक नदियां हैं। बिहार में इसकी लंबाई कितना है, तो 260 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 260 किलोमीटर आपकी इसकी लंबाई है। उसके बाद है कमला नदी। इसका उद्गम कहाँ पर होता है, तो महाभारत श्रेणी नेपाल में जो है कमला नदी निकलती है। बिहार में प्रवेश जयनगर मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में आपके बिहार में प्रवेश करती है। संगम बागमती नदी में इसका संगम होता है। बदला घाट खगड़िया जिला में, कहाँ पर, बदला घाट खगड़िया जिला में। और बिहार में इसकी लंबाई 120 किलोमीटर है। और इसकी सहायक नदी हैं सोनी, ढोरी, बलान वे, त्रिशूला, मेनावती इसकी सहायक नदियां हैं। और इसकी विशेषता क्या है, तो मिथिलांचल की पवित्र नदी से नोट कीजिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि मिथिलांचल की पवित्र नदी कौन है, तो कमला नदी जो है मिथिलांचल की पवित्र नदी है। उसके बाद है महानंदा नदी के बारे में समझिए। इसका उद्गम कहाँ पर होता है महानंदा नदी का, तो महालदी राम पहाड़ी दार्जिलिंग में जो है महानंदा नदी का उद्गम होता है। महालदी राम पहाड़ी दार्जिलिंग में जो है महानंदा नदी का उद्गम होता है। बिहार में प्रवेश कहाँ से करती है, तो किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में आपके बिहार में प्रवेश करती है। संगम आपकी गंगा नदी में होता है। और कहाँ पर होता है, तो गोडागारी घाट बांग्लादेश में, गोडागारी घाट बांग्लादेश में आपकी इसका संगम होता है। किसका, महानंदा नदी का, गंगा में। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है, मेची, बलासोन, कनकाई नागर तथा टैंगन जो है महानंदा नदी है इसकी सहायक नदी है। कुल लंबाई कितना है, तो 360 किलोमीटर आपकी कुल लंबाई है महानंदा नदी की। उसके बाद आप देखिए दक्षिण बिहार की नदियाँ, उत्तर बिहार की नदियों के बारे में आप लोगों ने देख लिया। अब देखिए दक्षिण बिहार की नदियाँ, सोन नदी, जो सोन नदी है ये आपकी सोन, एक सेकंड, ये बिहार है, ये गंगा है, इधर से आपकी सोन है। सोन जो नदी है बिहार में प्रवेश कहाँ से करती है, तो बिहार में प्रवेश आपके रोहतास डिस्ट्रिक्ट से करती है। और इसकी लंबाई बिहार में कितना है, तो 202 किलोमीटर इसकी लंबाई है। संगम गंगा नदी में आपकी मिलती है, कहाँ पर, मनेर पटना में आके मिलती है। और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, तो गोपद, रिहंद, बनास, कन्हर और उत्तरी कोयल। ध्यान रखिएगा, उत्तरी कोयल, कन्हर, गोपद, रिहंद, बनास सोन नदी का आपकी सहायक नदी है। पुनपुन नदी के बारे में देखिए, जो पुनपुन नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है, पलामू झारखंड से जो है पुनपुन नदी का उद्गम होता है। कहाँ से होता है, पलामू झारखंड से होता है। जबकि जो सोन नदी था इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो जो सोन नदी है इसका उद्गम जो है अमरकंटक से होता है। अमरकंटक से होता है। अमरकंटक कहाँ, मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है। जो पुनपुन नदी है इसका उद्गम पलामू झारखंड से होता है। बिहार में प्रवेश गया जिले में इसका बिहार में प्रवेश होता है पुनपुन नदी का। और बिहार में प्रवाह गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, पटना जिला में जो है पुनपुन नदी का प्रवाह क्षेत्र है। गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल तथा पटना डिस्ट्रिक्ट में जो है पुनपुन नदी का प्रवाह क्षेत्र है।
संगम कहाँ है? तो गंगा नदी में आके मिल जाती है। ये बीपीएससी का पूछा हुआ सवाल है। कहाँ पर मिलती है? तो फतुहा पटना के पास में आके मिलती है। सहायक नदी कौन कौन सी है? तो मादर है, बिलरो है, मोरहर है, दरघा, रामरेखा, बुताबे। मादर, बिलरो, मोरहर, दरघा, रामरेखा, बुताबे नदी जो है पुनपुन नदी की सहायक नदी है। उसके बाद है फल्गु नदी के बारे में समझिए। तो जो फल्गु नदी है, फल्गु नदी, इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो लीलाजन, निरंजना वे मोहन नदी के संगम से गया बिहार में जो है फल्गु नदी का उद्गम होता है। कहाँ? लीलाजन, निरंजना वे मोहन नदी के संगम से जो है गया बिहार में फल्गु नदी का उद्गम होता है। मुहाना, पुनपुन नदी ताल क्षेत्र मुहाना इसका है, और इसकी शाखाएं जो है धोधर, खुरी, लोकायन, धनराजी आदि आपकी इसकी शाखाएं हैं। कौन कौन सी? धोधर, खुरी, लोकायन तथा धनराजी इसकी शाखाएं हैं। विशेषता क्या है इसकी? तो इस नदी के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। फल्गु नदी किनारे पितृपक्ष के दौरान पिंडदान यहाँ किया जाता है। तो फल्गु नदी में किया जाता है। और कहाँ पर? तो गया में किया जाता है। उसके बाद अजय नदी है। तो अजय नदी के बारे में समझिए। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो बटपाड़, जमुई जिला बिहार से होता है अजय नदी का उद्गम। संगम भागीरथी नदी, पश्चिम बंगाल। इसका संगम जो है भागीरथी नदी, पश्चिम बंगाल में इसका संगम होता है। बिहार में प्रवाह जमुई और मुंगेर में जो है बिहार में इसका प्रवाह होता है। जो अजय नदी है इसका प्रवाह जमुई और मुंगेर में होता है। संगम भागीरथी नदी पश्चिम बंगाल में आपका इसका संगम है। उसके बाद है सकरी नदी इसका उद्गम छोटा नागपुर पठार में होता है। बिहार में प्रवेश गोविंदपुर के निकट नवादा जिले में बिहार में प्रवेश करती है। बिहार में प्रवाह नवादा, पटना, गया, मुंगेर जिला में बिहार में इसका प्रवाह होता है। संगम नदी कौन है? तो गंगा नदी में आपके इसका संगम होता है। क्यूल तथा मोरहर के साथ जो है गंगा नदी में इसका संगम होता है। उसके बाद नेक्स्ट है करमनासा नदी उद्गम कैमूर पर्वत बिहार में इसका उद्गम होता है। गंगा की सहायक नदी है। चौसा बक्सर डिस्ट्रिक्ट में जाके जो है गंगा में मिलती है। इसकी विशेषता क्या है? तो अशुभ या अपवित्र नदी मानी जाती है। नोट कीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपसे पूछा जाएगा कि अशुभ या अपवित्र नदी किसे माना जाता है? तो करमनासा को माना जाता है। उत्तर प्रदेश तथा बिहार से आपकी सीमा बनाती है। उत्तर प्रदेश व बिहार से सीमा आपकी साझा करती है। कौन? करमनासा नदी। उसके बाद है चानन नदी के बारे में समझिएगा। जो चानन नदी है इसका उद्गम कहाँ पर होता है? तो छोटा नागपुर पठार में जो चानन नदी है इसका उद्गम होता है। आपस में संगम कहाँ पर करती है? तो गिरियक, नालंदा जिला में आपस में संगम करती है। प्रमुख धाराएं क्या है? तो तिलैया, पैमार, धरांजे, महाने। इसका अन्य नाम क्या है? तो पंचानन इसका अन्य नाम है। नेक्स्ट है किउल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गिरिडीह जिला झारखंड से इसका उद्गम होता है। बिहार में प्रवेश सतपहाड़ी जमुई डिस्ट्रिक्ट से। संगम गंगा नदी सूरजगढ़ लखीसराय डिस्ट्रिक्ट में। संगम कहाँ होता है? गंगा नदी में होता है। कहाँ पर? सूरजगढ़ लखीसराय डिस्ट्रिक्ट में होता है। सहायक नदियाँ वर्नर, हरोहर, अंजन इसकी सहायक नदियाँ हैं। उसके बाद नेक्स्ट है परीक्षा दृष्टि पॉइंट। तो सिकराना नदी को जाना जाता है। जो सिकराना नदी है इसे बूढ़ी गंडक के नाम से जाना जाता है। जो सिकराना नदी है इसे बूढ़ी गंडक के नाम से जाना जाता है। डेहरी बांध स्थित है। तो सोन नदी पर स्थित है डेहरी बांध। बिहार में प्रवाहित नेपाल की पवित्रतम नदी कौन है? तो बागमती है। बिहार में प्रवाहित नेपाल की पवित्रतम नदी कौन है? तो बागमती है। मेची सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? तो महानंदा की सहायक नदी है। नेक्स्ट है देवहा और गोगरा अन्य नाम है किसका? तो घाघरा नदी का। देवहा और गोगरा
अन्य नाम है तो घाघरा नदी के। बिहार में जो है गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी है तो बूढ़ी गंडक नदी है। बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन है तो बूढ़ी गंडक है, इसके बारे में देख चुके हैं। उसके बाद है कि लखनदेई और करनाली नाम से जाने वाली नदी कौन है तो घाघरा नदी है। लखनदेई और करनाली नाम से जाने वाली नदी कौन है तो घाघरा नदी है। नेक्स्ट है अब्दुल बारी पुल स्थित है तो सोन नदी पर स्थित है। अब्दुल बारी पुल सोन नदी के अन्य नाम है, जो सोन नदी है इसका अन्य नाम क्या है तो हिरण्यवाह एवं सोनभद्र नदी। जो सोन नदी है इसका अन्य नाम क्या है तो हिरण्यवाह एवं सोनभद्र नदी इसका अन्य नाम है। नेक्स्ट है बिहार के जलप्रपात उष्णकुंड एवं झीलें के बारे में समझिए। तो पहला है ककोलत जलप्रपात। इसकी अवस्थिति जो है ककोलत पहाड़ी नवादा जिला में है। जो ककोलत जलप्रपात है इसकी अवस्थिति ककोलत पहाड़ी नवादा डिस्ट्रिक्ट में है। जो भी नवादा डिस्ट्रिक्ट का व्यक्ति हैं, स्टूडेंट हैं, अगर आप कभी ककोलत जलप्रपात गए हैं तो आप अपने एक्सपीरियंस को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। और इसकी ऊंचाई कितना है तो इसकी ऊंचाई लगभग 150 फीट है। कितनी ऊंचाई है लगभग 150 फीट है। और मुख्य जो प्रपात है इसकी ऊंचाई कितना है तो लगभग 80 फीट है। और इसकी विशेषता क्या है तो कोडरमा पठार से उद्गमित 7 जलधाराओं के मिलने से जो है ककोलत जलप्रपात का निर्माण होता है। कोडरमा पठार से उद्गमित 7 मतलब निकलने वाले 7 जलधाराओं के मिलने से ही ककोलत जलप्रपात का निर्माण होता है। उसके बाद है धुआं कुंड एवं मंझर कुंड जलप्रपात। ये कहाँ पर अवस्थित है तो ताराचंडी पहाड़ी रोहतास जिला में स्थित है। ताराचंडी पहाड़ी रोहतास जिला में स्थित है। नदी धोबा काव नदी पर स्थित है। धोबा काव नदी पर स्थित है। धुआं कुंड एवं मंझर कुंड जलप्रपात सिखों हेतु महत्वपूर्ण, जो सिख धर्म है उसके लिए महत्वपूर्ण स्थल है। ताराचंडी पहाड़ी रोहतास जिला। नेक्स्ट है करकटगढ़ जलप्रपात। इसकी अवस्थिति कहाँ पर है तो कैमूर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। करकटगढ़ जलप्रपात इसकी ऊंचाई कितना है तो लगभग 100 फीट इसकी ऊंचाई है। कैमूर वन अभयारण्य का भाग है करकट जलप्रपात। कैमूर वन अभयारण्य का भाग है करकटगढ़ जलप्रपात। नेक्स्ट है अन्य जलप्रपात के बारे में देखिए। तो अन्य में आपका है पहला तेलहर कुंड जलप्रपात। इसकी अवस्थिति कहाँ पर है तो दुर्गावती नदी के समीप कैमूर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है तेलहर कुंड जलप्रपात। जियारखंड जलप्रपात इसकी अवस्थिति कहाँ पर है तो फुलबरिया नदी में स्थित है। फुलबरिया नदी पर स्थित है जियारखंड जलप्रपात। और किस डिस्ट्रिक्ट में तो भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है नोखारीन कुंड जो है इसकी अवस्थिति कहाँ पर है तो गोपथ नदी पर इसकी अवस्थिति है। रोहतास डिस्ट्रिक्ट में स्थित है ओखारीन कुंड। नेक्स्ट है देवदारी जलप्रपात। इसकी अवस्थिति कहाँ पर है तो कर्मनासा नदी पर स्थित है देवदारी जलप्रपात। और किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है तो रोहतास डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। रोहतास डिस्ट्रिक्ट में आपके स्थित है। नेक्स्ट है खुआरी दाह। ये किस नदी पर स्थित है तो आसाने नदी पर स्थित है खुआरी दाह जलप्रपात। और किस डिस्ट्रिक्ट में है तो रोहतास डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद है राकिम कुंड। जो राकिम कुंड है ये किस नदी पर है तो गाय घाट नदी पर है राकिम कुंड। किस डिस्ट्रिक्ट में है तो रोहतास डिस्ट्रिक्ट में है। सुवारा जो है पूर्वी सुवारा नदी पर है। और किस जिला में है तो रोहतास डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट है बिहार के प्रमुख उष्ण जल कुंड। बिहार के प्रमुख गर्म जल कुंड के बारे में समझिए। तो राजगीर में कौन कौन सा गर्म जल कुंड स्थित है उसके बारे में देखिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान रखिएगा, ब्रह्म कुंड जो है बिहार का सर्वाधिक गर्म जल कुंड है। ब्रह्म कुंड जो है बिहार का सर्वाधिक गर्म जल कुंड है। राजगीर में और भी गर्म जल कुंड है, उसे देख लीजिए। सूर्य कुंड, नानक कुंड, गोमुख कुंड, मखदूम कुंड, ये सारे कुंड कहाँ पर है
तो राजगीर नालंदा में स्थित है। नेक्स्ट है मुंगेर में स्थित कौन कौन सा कुंड है, तो लक्ष्मण कुंड। जो लक्ष्मण कुंड है मुंगेर का सबसे गर्म जल कुंड है। जो लक्ष्मण कुंड है मुंगेर का सबसे गर्म जल कुंड है। लक्ष्मेश्वर कुंड, जन्म कुंड, सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, ये सारे कुंड कहाँ पर हैं, तो मुंगेर में स्थित है। कौन कौन सा कुंड है, लक्ष्मेश्वर कुंड, जन्म कुंड, सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, ये सारे कुंड कहाँ पर है, तो मुंगेर में स्थित है। नेक्स्ट है पंचतर कुंड, भीम बांध और ऋषि कुंड, ये भी कहाँ पर स्थित है, ये भी कहाँ पर स्थित है, पंचतर कुंड, भीम बांध और ऋषि कुंड, ये भी आपके मुंगेर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, मुंगेर में स्थित है, नोट कीजिएगा। लक्ष्मेश्वर कुंड, जन्म कुंड, सीता कुंड, रामेश्वर कुंड कहाँ पर था, मुंगेर में था। उसके बाद है पंचतर कुंड, भीम बांध, ऋषि कुंड, ये कहाँ पर है, मुंगेर में स्थित है। तो ये जो सारे अभी जो पॉइंट है, ये सारे पॉइंट आपके मुंगेर में स्थित है ये कुंड। उसके बाद नेक्स्ट है गया में कौन सा कुंड है, तो गया में जो है अग्नि कुंड है। गया में कौन सा कुंड है, तो गया में जो है अग्नि कुंड है। नेक्स्ट पॉइंट है बिहार की प्रमुख झील के बारे में समझिए। यहाँ से एक क्वेश्चन हर वर्ष पूछा जाता है, तो नोट कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। कांबर झील, जो कांबर झील है कहाँ पर स्थित है, तो बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, मंझोल गांव में। कौन सा गांव में, मंझोल गांव में स्थित है, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में स्थित है कांबर झील। एशिया की सबसे बड़ी गोकुल झील है, ध्यान रखिएगा, एशिया की सबसे बड़ी गोकुल झील है। गोकुल झील किसे बोलते हैं उसे आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। देखिए गोकुल झील क्या होता है, देखिए यहाँ पर जैसे कोई नदी यहाँ पर बह रही थी, ठीक है, कोई ए नदी यहाँ पर बह रही थी, लेकिन कुछ दिन के बाद जो ए नदी है यहाँ से बहने लगी, तो कुछ तो यहाँ पर पानी रह ही जाएगा ना, तो ये झील का रूप ले लेगा, इसी को बोलते हैं गोकुल झील, ठीक है। बूढ़ी गंडक के विसर्पण से इसका निर्माण हुआ है। जो गोकुल झील आपका है जिसका नाम है कांवर झील, उसका निर्माण जो है बूढ़ी गंडक के विसर्पण से हुआ है। बूढ़ी गंडक के विसर्पण से निर्माण हुआ है किसका, कांवर झील का। नेक्स्ट है जल निमग्न, वनस्पतियों हेतु प्रसिद्ध, हाइड्रा, बेल्सनेरिया वे, लेप्ल रॉयल्स आदि के लिए प्रसिद्ध है कांवर झील। जल निमग्न वनस्पतियों हेतु प्रसिद्ध है हाइड्रा, उसमें पाया जाता है हाइड्रा, वेल्सनेरिया वे, लेप्ल रॉयल्स आपके आदि वनस्पति पाए जाते हैं कहाँ पर, कांवर झील में। साइबेरियन प्रवासी पक्षी का आश्रय कौन है, तो कांवर झील है। रामसर स्थल में इसे हाल ही में शामिल किया गया है। हाल ही में जो है कांवर झील को रामसर स्थल में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है कुशेश्वर झील, कुशेश्वर स्थान झील। कुशेश्वर स्थान झील ये आपके पक्षी अभयारण्य है, ये पक्षी अभयारण्य है। कहाँ पर स्थित है कुशेश्वर स्थान झील, तो कुशेश्वर स्थान प्रखंड दरभंगा में स्थित है। तो आपको सिर्फ याद रखना है कि कुशेश्वर स्थान झील किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, तो दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। क्षेत्रफल शरद ऋतु में 20 वर्ग किलोमीटर और वर्षा ऋतु में जो है 100 वर्ग किलोमीटर आपकी फैल जाता है। शरद ऋतु में जो है पानी कम हो जाता है तो कितना में बचता है, 20 वर्ग किलोमीटर में, जबकि वर्षा ऋतु में जब पानी भर जाता है तो 100 वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार हो जाता है। प्रमुख धार्मिक स्थल एवं पक्षी अभयारण्य भी है कौन, कुशेश्वर स्थान झील। प्रमुख जो है धार्मिक काम भी यहाँ पर होता है कुशेश्वर स्थान झील पर, साथ में पक्षी अभयारण्य भी है। नेक्स्ट है जगतपुर झील। जगतपुर झील के बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे, तो ध्यान से इसे पढ़िएगा। जगतपुर झील कहाँ पर स्थित है, तो भागलपुर में स्थित है। इसका क्षेत्रफल कितना है, तो वर्षा ऋतु में इसका जो क्षेत्रफल है 400 हेक्टेयर में होता है, जबकि गर्मी के दिनों में ग्रीष्म ऋतु में इसका क्षेत्रफल जो है 50 हेक्टेयर का होता है। और साथ ही आपको ध्यान रखना है कि पक्षियों का संरक्षण स्थल है जगतपुर झील। पक्षियों का संरक्षण स्थल है जगतपुर झील जो भागलपुर में स्थित है। नेक्स्ट है गोगा बिल झील। जो गोगा बिल झील है इसका अन्य नाम क्या है, तो घोघा झील या घोघा चाप भी बोला जाता है। घोघा झील या घोघा चाप भी बोला जाता है गोगा बिल झील को। इसकी अवस्थिति जो है मनिहारी कटिहार जिला में है इसकी अवस्थिति। तो आपको मेनली याद रखना है कि जो गोगा बिल झील है कहाँ पर है, तो कटिहार डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 5 वर्ग किलोमीटर में आपकी
गोगाबिल झील का विस्तार है। जल स्रोत क्या है? तो वर्षा और महानंदा नदी इसका जल स्रोत है। सिमरी बख्तियारपुर झील, सिमरी बख्तियारपुर झील कहाँ पर है? तो सहरसा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इसका आकृति क्या है? घोड़े की नाल जैसी है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा जाएगा कि बिहार की कौन सी झील का जो आकृति है घोड़े की नाल जैसी है? तो सिमरी बख्तियारपुर झील का, सिमरी बख्तियारपुर झील का। उसके बाद नेक्स्ट है कि संकट झीलें, संघटक झीलें, संघटक झीलें कौन कौन है? तो जमुनिया, गोबरा, कुमिबा तथा सरदिया। संघटक झीलें कौन कौन है? तो जमुनिया, गोबरा, कुमिबा तथा सरदिया। तो अभी हम लोगों ने कौन कौन से झील के बारे में देखा। कांवर झील कहाँ पर है? साथ में बोलिए, कांवर झील कहाँ पर है? बेगूसराय में है। कांवर झील कहाँ पर है? बेगूसराय में है। कुशेश्वर स्थान झील किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? कहाँ पर है? दरभंगा में। कुशेश्वर स्थान झील कहाँ पर है? दरभंगा में है। उसके बाद है जगतपुर झील, जगतपुर झील कहाँ पर है? जगतपुर झील कहाँ पर है? भागलपुर में। जगतपुर झील कहाँ पर है? भागलपुर में है। गोगाबिल झील कहाँ पर है? गोगाबिल झील कहाँ पर है? तो कटिहार में। नोट कीजिएगा, एक बार मैप बना देते हैं हम। जो गोगाबिल झील कहाँ पर है? तो कटिहार में है। कहाँ पर है? कटिहार में है। उसके बाद है सिमरी बख्तियारपुर झील, ये कहाँ पर है? तो ये आपके सहरसा में। कहाँ पर है? सहरसा में है। एक बार दोबारा देखिए, कांवर झील कहाँ पर है? तो बेगूसराय में है कांवर झील। कुशेश्वर स्थान झील कहाँ पर है? तो दरभंगा में। कहाँ पर है? दरभंगा में है। जगतपुर झील कहाँ पर है? तो भागलपुर में। कहाँ पर है? भागलपुर में है। गोगाबिल झील कहाँ पर है? तो कटिहार में है। उसके बाद है सिमरी बख्तियारपुर झील कहाँ पर है? तो सहरसा में है। कहाँ पर है? सहरसा में है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सिंचाई परियोजनाएं के बारे में समझिए। सिंचाई, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ध्यान से समझना है। सिंचाई क्षमता 2020-21 के अनुसार कुल सिंचाई क्षमता, कुल सिंचाई क्षमता, चरम सिंचाई क्षमता कितना है? तो 117.5 लाख हेक्टेयर है। सृजित सिंचाई क्षमता कितना है? तो 80.91 लाख हेक्टेयर है। 80.91 लाख हेक्टेयर है। नेक्स्ट है बृहदर्थ एवं मध्यम सिंचाई क्षमता, बृहदर्थ एवं मध्यम सिंचाई क्षमता के बारे में देखिए। नवीन योजनाएं कौन है? तो दुर्गावती जलाशय परियोजना, पश्चिमी कोसी बटेश्वर गंगा पंप नहर योजना, चोकन सिंचाई योजना आदि। दोबारा देखिएगा, बृहद एवं मध्यम सिंचाई क्षमता के बारे में यहाँ पर लिखा गया है नवीन योजनाएं। इसमें नवीन योजनाएं में कौन कौन है? दुर्गावती जलाशय परियोजना, दुर्गावती जलाशय परियोजना, पश्चिमी कोसी बटेश्वर गंगा पंप नहर योजना, चोकन सिंचाई योजना। चरम सिंचाई क्षमता कितना है? तो 53.53 लाख हेक्टेयर है। जबकि सृजित सिंचाई कितना है? सृजित सिंचाई क्षमता कितना है? तो 37.15 लाख हेक्टेयर में है। उसके बाद है लघु सिंचाई। देखिए लघु सिंचाई, लघु सिंचाई में चरम सिंचाई क्षमता कितना है? तो 64.01 लाख हेक्टेयर है। सृजित सिंचाई क्षमता कितना है लघु सिंचाई में? तो 44.76 लाख हेक्टेयर है। 69.9% है। बिहार राज्य की प्रमुख नहर परियोजनाओं के बारे में समझिए। बिहार राज्य की प्रमुख नहर परियोजनाओं के बारे में समझिए। बिहार के कुल सिंचित क्षेत्र में 30.6% योगदान देता है। बिहार राज्य की प्रमुख नहर परियोजनाएं। सकल सिंचित क्षेत्र सर्वाधिक कहाँ पर है? तो रोहतास में है, 3.72 लाख हेक्टेयर। सकल सिंचित क्षेत्र सबसे कम कहाँ पर है? शिवहर में है, 0.26 लाख हेक्टेयर। नहरों से सिंचित सर्वाधिक क्षेत्र कौन है? रोहतास से। कौन है? रोहतास से, 2.80 लाख हेक्टेयर। पश्चिम चंपारण में नहरों से सिंचाई कितना होता है? तो 1.85 लाख हेक्टेयर। औरंगाबाद में कितना होता है? तो 1.44 लाख हेक्टेयर होता है। उसके बाद देखिए कोसी नदी परियोजना के बारे में। कोसी नदी परियोजना के बारे में देखिए। फस्ते बांध हनुमान नगर अवरोधक बांध, ये नेपाल में स्थित है। फस्ते बांध कहाँ पर है? तो हनुमान नगर अवरोधक बांध नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट है नहरें। पूर्वी कोसी नहर जो है सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, अररिया,
खगड़िया, इन सभी डिस्ट्रिक्ट को जो है पूर्वी कोसी नहर से सिंचाई या पानी मिलता है। जो पूर्वी कोसी नहर है, पूर्वी कोसी नहर से सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, खगड़िया को पानी मिलता है। पश्चिमी कोसी नहर से जो है दरभंगा, समस्तीपुर, सुपौल तथा मधुबनी को पानी मिलता है। उसके बाद है छतरा नहर। छतरा नहर नेपाल का मोरांग क्षेत्र है। छतरा नहर जो है नेपाल का मोरांग क्षेत्र है। उसके बाद है गंडक नदी परियोजना। गंडक नदी परियोजना के बारे में समझिए। मुख्य पश्चिमी नहर है। जो गंडक नदी परियोजना है इसमें मुख्य जो है मुख्य पश्चिमी नहर है गंडक नदी परियोजना में, जिसकी लंबाई 200 किलोमीटर है और इसका विस्तार उत्तर प्रदेश, बिहार एवं नेपाल में है। पूर्वी नहर जो आपकी गंडक नदी है, इसका पहले पश्चिमी देखें, अब देखिए पूर्वी नहर। इसका अन्य नाम क्या है तो तिरहुत नहर है। इसकी लंबाई कितना है 293 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसका विस्तार मुजफ्फरपुर, वैशाली, पश्चिम चंपारण एवं समस्तीपुर में जो है इसका विस्तार है। नेक्स्ट है सोन नदी परियोजना। बिहार की सबसे पुरानी आधुनिक नहर परियोजना कौन है तो सोन नदी परियोजना है। और इसकी स्थापना कब किया गया था तो 1876 में जो है सोन नदी परियोजना का गठन किया गया था। इसका उद्गम जो है कहाँ से होता है तो डेहरी रोहतास से। प्रमुख नहरें कौन कौन है आपकी सोन नदी परियोजना की तो प्रमुख नहरें हैं पश्चिम सोन नहर। इसका उद्गम कहाँ से होता है डेहरी सोन नदी का बायां तट है। ये जो सोन नदी है इसका आपके बायां तट है। लाभान्वित होने वाले जिले कौन कौन है तो रोहतास, भभुआ, भोजपुर, बक्सर। यहाँ पर आप समझिए ये आपकी सोन नदी है। तो इसमें से क्या बोला गया कि पश्चिमी सोन नहर जो है इसका उद्गम डेहरी सोन नदी का बायां तट है। सोन नदी का आपके जो सोन नदी है इसका बायां तट कौन है तो इसका बायां तट ये है, ठीक है। तो इसका बायां तट है और इससे सिंचाई किसे किसे मिलता है तो यहाँ पर जो है रोहतास, भभुआ, भोजपुर और बक्सर को आपको मिलता है। किसे किसे मिलता है रोहतास, भभुआ, भोजपुर और बक्सर को पानी मिलता है। पूर्वी सोन नहर है इससे पानी किसे किसे मिलता है तो इसका पहले उद्गम जो है वारन सोन नदी के दाहिनी तट से होता है। इसकी लंबाई 126 किलोमीटर है। मुहाना गंगा नदी पटना के निकट है। लाभान्वित होने वाले डिस्ट्रिक्ट कौन कौन है औरंगाबाद है, गया, जहानाबाद, अरवल और पटना इससे लाभान्वित होने वाले राज्य हैं। इतना आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद है त्रिवेणी नहर। इसका निर्माण जो है वर्ष 1907 में हुआ था। उद्गम गंडक नदी त्रिवेणी पश्चिम चंपारण डिस्ट्रिक्ट से होता है। गंडक नदी से जो है त्रिवेणी नहर का आपके उद्गम होता है त्रिवेणी पश्चिम चंपारण जिला से। लाभान्वित जिला कौन है तो पश्चिम चंपारण जो है त्रिवेणी नहर से लाभान्वित होता है। अन्य सिंचाई परियोजनाओं के बारे में देखिए तो चंदन जलाशय योजना कहाँ पर है तो भागलपुर में है। बदुआ जलाशय योजना कहाँ पर है भागलपुर, मुंगेर में है। भागलपुर और मुंगेर इससे आपके लाभान्वित होता है बदुआ जलाशय योजना से। उसके बाद है मुसाड़ खंड सिंचाई योजना कहाँ पर है तो कैमूर में। जैसे कि बदुआ जलाशय योजना है जो इसका निर्माण किया गया है तो भागलपुर और मुंगेर दोनों डिस्ट्रिक्ट में इसका विस्तार है। और मुसा खंड सिंचाई जो योजना है ये कैमूर में स्थित है। उसके बाद है तिऊर एवं ढाका नहर के बारे में देखिए। तिऊर एवं ढाका नहर लाभान्वित जिला पूर्वी चंपारण है। उद्गम ललबकिया एवं तिऊर नदी। इसका जो उद्गम है ललबकिया एवं तिऊर नदी से होता है। गंडक की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट है कमला नहर जो है इसका उद्गम कमला नदी से होता है। इससे लाभान्वित दरभंगा जिले के उत्तर से निकलती है। कमला नहर है, ये जो कमला नहर है कमला नदी के दरभंगा जिले के उत्तर से निकलती है। और इससे लाभान्वित कौन से आपके डिस्ट्रिक्ट होते हैं तो दरभंगा एवं मधुबनी जो है कमला नहर से आपके लाभान्वित होते हैं। उसके बाद है सकरी नहर। इसका निर्माण जो है वर्ष 1950 में किया गया था सकरी नहर का। और इसका उद्गम जो है सकरी नदी से होता है। लाभान्वित डिस्ट्रिक्ट कौन है गया, नवादा, नालंदा इससे आपके लाभान्वित होते हैं। अन्य प्रमुख
नहरें के बारे में देखिए। दुर्गावती जलाशय परियोजना, दुर्गावती नदी पर बना हुआ है। इससे लाभान्वित राज्य कौन है? तो कैमूर और रोहतास जो है दुर्गावती नदी परियोजना सबके लाभान्वित होते हैं। बरनार परियोजना किस नदी पर है? तो वरनार नदी पर है। किस नदी पर है? वरनार नदी पर है। और इससे लाभान्वित जिला कौन है? तो इससे जमुई डिस्ट्रिक्ट आपके लाभान्वित होता है। उसके बाद है बागमती परियोजना, बागमती नदी पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सीतामढ़ी में स्थित है। इससे लाभान्वित जो डिस्ट्रिक्ट है, तो सीतामढ़ी के राज्य बोल दिए क्या, डिस्ट्रिक्ट होगा, ठीक है। बागमती परियोजना बागमती नदी पर स्थित है। और कौन सा जिला लाभान्वित होगा? तो सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट आपके लाभान्वित होगा। सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। कहाँ पर है? सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और इससे लाभान्वित कौन कौन होता है? तो सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर तथा शिवहर जो है बागमती परियोजना से आपके लाभान्वित होता है। उसके बाद है प्रमुख जल विद्युत परियोजना के बारे में समझिए। प्रमुख जल विद्युत परियोजना के बारे में समझिए। यहाँ से मिलाने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। डेहरी कहाँ पर है? तो डेहरी जल विद्युत परियोजना रोहतास में है। बरून जल विद्युत परियोजना औरंगाबाद में है। वाल्मीकि नगर जल विद्युत परियोजना पश्चिम चंपारण में है। कटैया जल विद्युत परियोजना सुपौल में है। अंगनूर जल विद्युत परियोजना अरवल में है। नासरी जल विद्युत परियोजना रोहतास में है। त्रिवेणी जल विद्युत परियोजना पश्चिमी चंपारण में है। श्रीखंडी जल विद्युत परियोजना रोहतास में है। बेलसार जल विद्युत परियोजना अरवल में है। उसके बाद है सेबारी जल विद्युत परियोजना रोहतास में है। जौनागरा जल विद्युत परियोजना रोहतास में स्थित है। इतना आपको ध्यान में रखना है। एक बार दोबारा बोल दीजिएगा। डेहरी जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? रोहतास में है। वरुण जल विद्युत परियोजना औरंगाबाद में है। वाल्मीकि नगर जल विद्युत परियोजना पश्चिम चंपारण में है। कटैया जल विद्युत परियोजना सुपौल में है। अंगनूर जल विद्युत परियोजना अरवल में है। नासरी जल विद्युत परियोजना रोहतास में है। त्रिवेणी जल विद्युत परियोजना पश्चिम चंपारण में। श्रीखंडी जल विद्युत परियोजना रोहतास में है। बेलसार जल विद्युत परियोजना अरवल में है। उसके बाद है सेबारी जल विद्युत परियोजना रोहतास में है। जयनागरा जल विद्युत परियोजना रोहतास में है। उसके बाद नलकूप के बारे में देखिए। तो कुल सिंचित क्षेत्र का जो है 63.9% आपके नलकूप से सिंचित होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नलकूप से कितना इलाका सिंचित होता है? तो 63.9% इलाका जो है नलकूप से सिंचित होता है। सर्वाधिक सिंचाई घटते क्रम में, तो सर्वाधिक सिंचाई नलकूप से कहाँ पर होता है? तो समस्तीपुर में। उससे कम सीतामढ़ी और उससे कम कटिहार से कम पूर्वी चंपारण में। तालाब से सिंचाई कितना होता है? तो कुल सिंचित क्षेत्र का 1.90% होता है, ठीक है। जबकि नलकूप था उससे कितना हो रहा था? तो 63.9% हो रहा था। और किस किस डिस्ट्रिक्ट में हो रहा था? तो समस्तीपुर, सीतामढ़ी, कटिहार, पूर्वी चंपारण में। जबकि तालाब से कितना हो रहा है? तो 1.9% हो रहा है। लगभग 115,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। लगभग जो है 115,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। सर्वाधिक सिंचाई आपके घटते क्रम में देखिए तो दरभंगा में, उसके बाद शेखपुरा, सीतामढ़ी, जमुई, सिवान। पाइन से सिंचाई, पैन जिसे बोलते हैं ना गाँव में, पैन कृत्रिम कच्ची नहर जैसी सिंचाई प्रणाली है पैन। अत्यंत प्राचीन मौर्यकालीन आपकी सिंचाई व्यवस्था है पैन। प्रमुख जिले कौन कौन हैं? तो गया, नवादा, जमुई, बांका और भागलपुर। लगभग सभी गांव में आप लोग देखिएगा जो आहर के साइड आपके एक पैन होगा, ठीक है, उसी को पैन बोला जाता है। उसके बाद है प्रमुख भाग देखिए आहर का मुहाना। जो आहर है उसका पैन का मुहाना कहाँ पर होता है? प्रमुख भाग देखिए। तो जो आहर है पैन का मुहाना जब कहाँ पर गिरता है? देखिए जो कोई पैन होगा जो रोड के साइड होगा तो कोई जाके आहर में गिरेगा, कोई जाके आपके ये आहर में गिरता है। तो आहर जो है पैन का मुहाना है। करहास खेतों के समीप सबसे छोटे पैन की शाखा। करहास क्या है? तो खेतों के समीप जो है सबसे छोटी पैन का शाखा है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बिहार की बहुउद्देशीय परियोजनाएं के बारे में देखिए। कोसी बहुउद्देशीय परियोजना नेपाल व भारत की संयुक्त परियोजना है। समझौता कब हुआ था? तो 1954 को हुआ था। निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ 1959 में। निर्माण कार्य पूरा कब होता है? तो 1963 में होता है। कोसी पूर्वी नहर विद्युत गिरी की स्थापना कब होता है? तो 1978 में। कोसी पूर्वी नहर विद्युत गिरी का निर्माण कब होता है? 1978 को। मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बाढ़ नियंत्रण, जो आपके
कोसी बहुउद्देशीय परियोजना, इसका मुख्य उद्देश्य है बाढ़ नियंत्रण, जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई एवं भूमि संरक्षण करना इसका मेन उपाय है। भूमि संरक्षण किस प्रकार से होता है? देखिए, जब बाढ़ आता है तो भूमि का क्या होता है? कटाव होता है। तो अगर वहाँ पर डैम एक तरीके से बिजली उत्पादन क्षमता बना दिया जाएगा तो क्या होगा? पानी को रोक दिया जाएगा। एक तरीके से जो डैम बना दिया जाएगा तो डैम जो पानी को रोक देगा, उससे क्या होगा? बिजली भी बनेगा और जो पानी का गति है वो भी कम हो जाएगा। तो उससे क्या होगा? भूमि का संरक्षण होगा, ठीक है, और बिजली भी मिलेगा और बाढ़ का भी नियंत्रण होगा। परियोजना के चरण, ये परियोजना के चरण देख लीजिए। तो प्रथम चरण, हनुमान नगर नेपाल में बांध का निर्माण हुआ। हनुमान नगर नेपाल में जो है प्रथम चरण में बांध का निर्माण होता है। पूर्वी कोसी नहर 44 किलोमीटर का निर्माण होता है। पूर्वी कोसी नहर 44 किलोमीटर का निर्माण होता है। द्वितीय चरण, इसका जो द्वितीय चरण है, पश्चिमी कोसी नहर है जो 113 किलोमीटर का निर्माण होता है। 113 किलोमीटर का आपकी निर्माण होता है। उसके बाद नेक्स्ट है गंडक बहुउद्देशीय परियोजना। गंडक बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में समझिए। उत्तर प्रदेश बिहार नेपाल की संयुक्त परियोजना है। उत्तर प्रदेश नेपाल बिहार की संयुक्त परियोजना है। भारत नेपाल समझौता कब हुआ था? 1959 में हुआ था। योजना आयोग द्वारा इस योजना को मंजूरी 1961 में दिया गया था। जल विद्युत परियोजना की स्थापना पश्चिम चंपारण जिला में हुआ है। जल विद्युत परियोजना की स्थापना पश्चिम चंपारण डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। उसके बाद है पूर्वी गंडक नहर परियोजना। पूर्वी गंडक नहर परियोजना, पूर्वी गंडक नहर परियोजना मुजफ्फरपुर, वैशाली, पूर्वी चंपारण, सारण, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज और सिवान जो है इससे लाभान्वित होता है। पूर्वी गंडक नहर परियोजना से कौन कौन लाभान्वित होता है? मुजफ्फरपुर, वैशाली, पूर्वी चंपारण, सारण, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज और सिवान। अन्य नाम क्या है? तो तिरहुत नहर इसका अन्य नाम है। पूर्वी गंडक नहर परियोजना का गंडक नदी के समानांतर आपके प्रवाहित होती है पूर्वी गंडक नहर परियोजना, और इसका मुख्य पश्चिमी गंडक नहर परियोजना है। इसे दोबारा देखिएगा। इसका जो आपकी जो गंडक परियोजना है, इसका जो मुख्य आपके परियोजना है पश्चिमी गंडक नहर परियोजना है। पश्चिमी गंडक नहर परियोजना है और इसकी लंबाई कितना है? तो 200 किलोमीटर है। 3 भागों में आपके विभाजित है। लाभान्वित डिस्ट्रिक्ट कौन कौन है? देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर वे महाराजगंज, ये सारे उत्तर प्रदेश के लाभान्वित डिस्ट्रिक्ट हैं। और बिहार के लाभान्वित डिस्ट्रिक्ट कौन कौन है? सारण, सिवान, गोपालगंज बिहार के लाभान्वित डिस्ट्रिक्ट हैं। जबकि नेपाल के भैरव आपके जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपके लाभान्वित होता है। उसके बाद नेक्स्ट है वाल्मीकि नगर। पश्चिम चंपारण में गंडक नदी पर बांध निर्माण हुआ है। वाल्मीकि नगर में जो है गंडक नदी पर आपके बांध का निर्माण हुआ है। कहाँ पर हुआ है? वाल्मीकि नगर में। जो वाल्मीकि नगर है पश्चिम चंपारण डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, इतना आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद है सोन बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में समझिए। सोन बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में समझिए। तो बिहार की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है सोन बैराज या इंदिरापुरी बैराज नामक जलाशय का निर्माण। सोन बैराज या इंदिरापुरी बैराज नामक जलाशय का निर्माण विश्व का चौथा सबसे बड़ा बैराज है। इसकी क्षेत्रफल कितना है? तो 1407 मीटर है। निर्माण इसका प्रारंभ कब होता है? तो 1960 में प्रारंभ होता है। और कब पूरा होता है? 1965 में आपके पूरा होता है। जो आपकी बिहार की प्रथम जो बहुउद्देशीय परियोजना है सोन बहुउद्देशीय परियोजना, इससे कौन कौन सी नहरें निकलती है? यहाँ पर लिखा गया है नहरें। तो पश्चिम सोन नहर, इसकी शाखाएँ बक्सर, आरा, चौसा नहर है। पूर्वी सोन नहर जो है सोन बहुउद्देशीय परियोजना से निकलती है। उसके बाद है जल विद्युत केंद्र। तो वरुण जल विद्युत केंद्र जो है ये किस पर स्थित है? तो सोन बहुउद्देशीय परियोजना पर ही स्थित है। और इसकी क्षमता कितना है? तो 3.3 मेगावाट क्षमता है वर्ष 1996 में। डेहरी जल विद्युत केंद्र और इसकी क्षमता कितना है? तो 6.6 मेगावाट क्षमता है वर्ष 1993 में। नेक्स्ट पॉइंट है बिहार की जलवायु के बारे में समझिए। यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है, बिहार की जलवायु का वर्गीकरण। तो इसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो बिहार की जलवायु है कैसी है? तो उपोष्ण कटिबंधीय एवं मानसूनी है। बिहार की जलवायु कैसी है? तो उपोष्ण कटिबंधीय एवं मानसूनी है। कोपेन के अनुसार जो है बिहार की जलवायु का वर्गीकरण किया गया है। तो इसे देख लीजिए। CWG मध्य तापीय
गंगातुल, जो आपकी गंगातुल है, मध्य तापीय भाग है, इसे CWG से इंडिकेट किया गया है, CWG से इंडिकेट किया गया है। उत्तरी बिहार, किशनगंज, पश्चिम चंपारण, जोगबनी एवं अररिया आदि क्षेत्रों को जो है CWA, ध्यान रखिएगा, किशनगंज, पश्चिम चंपारण, जोगबनी एवं अररिया आदि लोकेशन को जो है, आदि डिस्ट्रिक्ट को जो है CWA के माध्यम से इंडिकेट किया गया है। उसके बाद है दक्षिणी बिहार, पटना, गया, मुंगेर, जहानाबाद आदि जो क्षेत्र है उसे CSA से इंडिकेट किया गया है, CSA से इंडिकेट किया गया है। इसमें आपको ध्यान रखना है, गंगातुल जो गंगा के आसपास क्षेत्र है और मध्य तापीय जो लोकेशन है उसे CWG से इंडिकेट किया गया है कोपेन के द्वारा, और जो उत्तरी बिहार है उसमें किशनगंज, पश्चिम चंपारण, जोगबनी एवं अररिया आदि डिस्ट्रिक्ट को जो है CWA के माध्यम से इंडिकेट किया गया है। दक्षिणी बिहार में पटना, गया, मुंगेर, जहानाबाद जो डिस्ट्रिक्ट है उसे CSA के माध्यम से इंडिकेट किया गया है। बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है इसे नोट कीजिएगा। ग्रीष्मकालीन तूफान जो है बिहार की जलवायु को प्रभावित करते हैं, ये पहला कारण है। दूसरा कारण है दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता, तीसरा है बंगाल की खाड़ी से और चौथा है हिमालय से निकटता है। पाँचवा है दक्षिण बिहार में पहाड़ी नुमा उच्चावच जो है ये भी आपके बिहार की जलवायु को प्रभावित करते हैं। साथ ही काल बैसाखी पवने जो है ये भी आपके बिहार की जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो बिहार के जलवायु को कौन कौन से कारण प्रभावित करते हैं, तो ग्रीष्मकालीन तूफान, दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता, बंगाल की खाड़ी से समीपता, हिमालय से निकटता, ध्यान दीजिएगा, हिमालय से निकटता, दक्षिण बिहार में पहाड़ी नुमा उच्चावच, काल बैसाखी पवने। उसके बाद नेक्स्ट है बिहार की प्रमुख ऋतुओं के बारे में देखिए, तो ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु है। बिहार की प्रमुख 3 ऋतु है। कौन कौन ऋतु है, गर्मी, बरसात, ठंडा, ठीक है। बिहार में ग्रीष्म ऋतु के बारे में समझिए, कब से कब तक बिहार में ग्रीष्म ऋतु रहता है, गर्मी का महीना रहता है, तो मार्च से मध्य जून तक रहता है। गर्मी के दिनों में जो है लू का प्रवाह होता है। सबसे गर्म स्थान कौन है, तो गया सबसे गर्म स्थान है। मानसून के पहले स्थानीय तूफान व ओलावृष्टि, मानसून के आने से जो पहले स्थानीय तूफान एवं ओलावृष्टि भी बिहार में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। फिर से बोलते हैं, बिहार में मानसून आने से पहले जो है तूफान एवं ओलावृष्टि भी देखने के लिए मिलता है। बिहार में वर्षा ऋतु के बारे में समझिए। बिहार में वर्षा ऋतु कब से कब तक रहता है, तो मध्य जून से मध्य अक्टूबर तक जो है वर्षा ऋतु रहता है। सर्वाधिक वर्षा जो है किस महीने में होती है, तो जुलाई एवं अगस्त महीने में बिहार में सर्वाधिक वर्षा होता है। और वर्षा का कारण क्या है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन है। दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन है बिहार में। वर्षा का कारण जो कौन से शाखा से बिहार में आपके मानसून आता है, तो बिहार के बंगाल शाखा से जो है बिहार में मानसून प्रवेश करता है, ठीक है। पूर्वी बिहार में 8 जून को आपके मानसून आता है, और पश्चिमी बिहार में जो है जो पूर्वी बिहार है यहाँ पर 8 जून को आपके मानसून प्रवेश करता है। जबकि पश्चिम बिहार में जो है 15 जून को आपके मानसून पहुँचता है। पश्चिम बिहार में, पूर्वी बिहार में तो 8 जून को पहुँच जाता है, लेकिन पश्चिम जून में 15 जून को पहुँचता है। सर्वाधिक वर्षा वाला डिस्ट्रिक्ट कौन है, तो सबसे पहले मानसून कहाँ पर पहुँच रहा है, पूर्वी बिहार में। तो पूर्वी बिहार में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होगा, किशनगंज में होगा। और सबसे कम बिहार में वर्षा कहाँ पर होगा, तो पश्चिम बिहार में होगा। कहाँ पर होगा, पश्चिम बिहार में होगा। न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन है, तो अरवल है। कौन है, अरवल है, ये आपके पश्चिम बिहार में स्थित है। उसके बाद है बिहार में शीत ऋतु के बारे में समझिएगा। ये कब से कब तक रहता है, तो मध्य अक्टूबर से फरवरी तक आपके शीत ऋतु ठंडा के समय रहता है। सर्वाधिक ठंड जो महीना है मध्य दिसंबर से जनवरी के बीच में रहता है। जो सर्वाधिक ठंडा होता है मध्य दिसंबर से जनवरी तक रहता है।
पाला पर्वतीय तराई तथा दक्षिण के पठारी क्षेत्र में पाला गिरता है। पर्वतीय तराई तथा दक्षिण के पठारी क्षेत्र में आपकी पाला गिरता है। नेक्स्ट है शीत ऋतु में वर्षा। शीत ऋतु में जो वर्षा बिहार में कितना होता है, तो 5 से 10 सेंटीमीटर तक होता है। बोला जाता है कि जो बिहार में वर्षा है पश्चिमी विक्षोभ है उसके कारण होता है। जो पश्चिमी विक्षोभ से समझते हैं, पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो है दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यहाँ तक कि बिहार तक आपकी बारिश होता है पश्चिम विक्षोभ के कारण। इतना आपको ध्यान में रखना है। तो बिहार की जलवायु के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए बिहार में वन, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021। देखिए कल एक वीडियो लोड किया गया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, तो उसमें जो रिपोर्ट था 2019 का रिपोर्ट था, ठीक है। तो उसे आप लोग अपलोड कर लीजिएगा। ऐसे अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया गया है बिहार का वन रिपोर्ट से 2021 का, तो उसे आप सभी लोग अगर नहीं देखे जाके ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो ये भी आपका रिपोर्ट ही है, तो इसे भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बिहार में वन, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार तो बिहार में वनावरण के बारे में देखिए। गैर वनावरण क्षेत्र कितना है, तो 91.91% है। अति सघन वन कितना है, तो 333.42 किलोमीटर स्क्वायर में आपके जो है अति सघन वन का विस्तार है। अति सघन वन का विस्तार है। खुले वन कितना है, तो 4% आपके बिहार के इलाके पर आपके खुले वन का विस्तार है। यहाँ पर देखिए गैर वन क्षेत्र कितना है, तो 91.91% है। अति सघन वन कितना है, तो 333.42 किलोमीटर स्क्वायर पर आपके जो है अति सघन वन का विस्तार है। नेक्स्ट है खुले वन कितना है, तो 3761.54 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पर जो है खुले वन का विस्तार है। टोटल कितना होता है, 4% आपका होता है। मध्यम सघन वन कितना है, तो 3285.83 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में जो है मध्यम सघन वन का विस्तार है, जो 3.43% होता है। कुल वनावरण कितना है, ये इंपॉर्टेंट है। कुल वनावरण कितना है, तो 7380.79 किलोमीटर स्क्वायर है, जो परसेंटेज में कितना हो जाएगा, 7.84% हो जाएगा। नोट कीजिएगा कुल वनावरण कितना है, तो 7380.79 किलोमीटर स्क्वायर है, जो परसेंटेज में कितना हो जाएगा, तो 7.84% हो जाएगा। झाड़ियाँ कितना है, तो 235.89 किलोमीटर स्क्वायर है, जो परसेंटेज में कितना हो जाएगा, तो 0.25% हो जाएगा। 0.25% हो जाएगा। उसके बाद है न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाले ज़िले। न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाले ज़िले, तो सबसे कम आपके वनावरण कहाँ पर है, शेखपुरा में। शेखपुरा के 0.17% इलाके पर आपके वनावरण का विस्तार है। सेकेंड कौन है, तो बक्सर है, जिसके 0.35 इलाके पर वन का विस्तार है। उसके बाद है सेकेंड में बक्सर और सिवान दोनों हैं। गोपालगंज में 0.42% इलाके पर वनावरण का विस्तार है। जहानाबाद के 0.48% इलाके पर जो है वनावरण का विस्तार है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र वाले ज़िले। तो सर्वाधिक जो वनावरण है किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो कैमूर में है। कितने एरिया में है, तो 1051.56 किलोमीटर स्क्वायर इलाके पर फैला हुआ है वनावरण। कितना है, 1051.56 किलोमीटर स्क्वायर इलाके पर वनावरण फैला हुआ है कैमूर के। पश्चिम चंपारण में सेकेंड पर आपका है 903.34 किलोमीटर स्क्वायर इलाके में आपकी वन का विस्तार है। तीसरा पर रोहतास है। रोहतास में 669.91 किलोमीटर स्क्वायर इलाके पर आपकी वन का विस्तार है। तो पहला में हो जाएगा कैमूर, दूसरा में पश्चिम चंपारण, तीसरा में रोहतास, चौथा में आपकी जमुई। जमुई के 661.17 किलोमीटर स्क्वायर इलाके पर आपकी वनावरण का विस्तार है। उसके बाद है न्यूनतम वनावरण क्षेत्र वाले ज़िले। तो कौन है न्यूनतम वनावरण क्षेत्र वाले ज़िले में, तो शेखपुरा है। शेखपुरा में कितना है, तो 1.19 किलोमीटर स्क्वायर इलाके पर आपके वनावरण का विस्तार है। सेकेंड में अरवल है, इसके 4.14 इलाके में वनावरण का विस्तार है। तीसरा है जहानाबाद, जहां 4.43 किलोमीटर स्क्वायर इलाके में वनावरण का विस्तार है। चौथा के बक्सर 5.89 किलोमीटर स्क्वायर इलाके में वनावरण का विस्तार है।
देखिए जो एक एडिटोरिया का अपने चैनल पर वीडियो अपलोड हुआ है, बिहार वन रिपोर्ट 2021, उसे आप सभी लोग जाके देखिएगा। इससे बेहतर तरीके से उसमें लिखा गया है। हम आपको बोलेंगे कि जाइए आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उसके बाद है, यहाँ देख लीजिए, सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले जिले। आप देख लीजिए सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले जिले, तो कैमूर में है। कैमूर के कितने इलाके पर आपके वनावरण का विस्तार है? तो 31.56% इलाके पर आपके वनावरण का विस्तार है। सेकेंड में कौन है? जमुई, जिसके 21.34% इलाके पर आपके वनावरण का विस्तार है। तीसरा में नवादा है, 20.72% इलाके में आपके वनावरण का विस्तार है। चौथा में मुंगेर है, 20.16% इलाके में आपके वनावरण का विस्तार है। तो इतना आपको ध्यान से देखना है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रमुख वन संरक्षण संस्थान। प्रमुख वन संरक्षण संस्थान के बारे में देखिए। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ पर है? तो पटना में। कहाँ पर है? पटना में स्थित है। विक्रमशिला गंगेय डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ पर है? तो भागलपुर में है। विक्रमशिला गंगेय डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ पर है? तो भागलपुर में है। चिड़ियाघर सफारी कहाँ पर है? राजगीर में है। चिड़ियाघर सफारी कहाँ पर है? राजगीर में है। राजकीय वन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? गया में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राजकीय वन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? तो गया में है। कहाँ पर है? गया में है। उसके बाद नेक्स्ट है 2019 की तुलना में सर्वाधिक वनावरण वृद्धि कहाँ पर दर्ज हुआ है? तो बांका में। बांका में कितना वृद्धि हुआ है? तो 16.29 किलोमीटर स्क्वायर इलाके में वनावरण का वृद्धि हुआ है। सेकेंड में जमुई है, जिसके 13.22 किलोमीटर स्क्वायर इलाके में आपके वनावरण का वृद्धि हुआ है। तीसरा में आपके गया है, जिसके 12.24 किलोमीटर स्क्वायर इलाके में आपके वनावरण का वृद्धि हुआ है। नेक्स्ट है 2019 की तुलना में वनावरण की सर्वाधिक हानि कहाँ पर हुआ? तो कैमूर में सर्वाधिक हानि हुआ। कितना हानि हुआ? तो -4.83 किलोमीटर स्क्वायर का आपके हानि होता है। सुपौल में कितना हानि होता है? तो -4.43 किलोमीटर स्क्वायर का आपके हानि होता है। सबसे अधिक कैमूर, सेकेंड में सुपौल, तीसरा में आपके रोहतास, जहाँ पर कितना हानि होता है? तो -2.32 किलोमीटर स्क्वायर इलाके का आपके हानि होता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि बिहार में अति सघन वन वाले जिले। अति सघन वन वाले जिले के बारे में देख लीजिए। तो सबसे जो अति सघन वन किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो पश्चिम चंपारण में। कितना है? तो 249.34 किलोमीटर स्क्वायर इलाके में आपके अति सघन वन का विस्तार है। सेकेंड में आपके मुंगेर है। तीसरा में जमुई है। तीसरा में जमुई है। चौथा में लखीसराय है। पाँचवा में रोहतास है। तो इतना आपको याद रखना है। सबसे अधिक घना कहाँ पर है? पश्चिम चंपारण में। उसके बाद मुंगेर में, फिर जमुई में, लखीसराय और नेक्स्ट है बिहार में राष्ट्रीय उद्यान और वन जीव तथा पक्षी अभयारण्य के बारे में देखिए। राष्ट्रीय पार्क, राष्ट्रीय पार्क वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क, वाल्मीकि बाघ शरण स्थली, प्रमंडल 1 और 2 पश्चिम चंपारण में स्थित है। वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क और कितने क्षेत्रफल में इसका विस्तार है वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क का? तो 335.64 वर्ग किलोमीटर में आपके जो है वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क का विस्तार है। नेक्स्ट है वन्यजीव अभयारण्य के बारे में देखिए। वन्यजीव अभयारण्य के बारे में, वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य, वाल्मीकि बाघ शरण स्थली प्रखंड 1 और 2 पश्चिम चंपारण में स्थित है। और कितने क्षेत्रफल में वन्यजीव का वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य का विस्तार है? तो 880.78 वर्ग किलोमीटर में। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य गया में स्थित है। भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य मुंगेर में स्थित है। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य पश्चिम चंपारण में स्थित है। इसे ध्यान से देखिएगा। उदयपुर आप लोग राजस्थान मत मारिएगा। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? तो बिहार के पश्चिम चंपारण में स्थित है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? कैमूर रोहतास में स्थित है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। राजगीर पंत वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? नालंदा में है। विक्रमशिला गंगेय डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ पर है? भागलपुर में है। गंगा नदी में इसकी लंबाई कितना है? तो 60 किलोमीटर इसकी लंबाई है। रजौली वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? नवादा में स्थित है। रजौली वन्यजीव अभयारण्य, रजौली वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? नवादा में स्थित है। ठीक। नेक्स्ट है पक्षी अभयारण्य के बारे में देखिए। तो कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है? तो दरभंगा में स्थित है। बड़ैला सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो वैशाली में स्थित है। नकटी डैम पक्षी अभयारण्य जमुई में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नागी और नकटी दोनों कहाँ पर है? तो जमुई में स्थित है। नागी डैम पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है? जमुई में स्थित है। कांवर झील पक्षी अभयारण्य आपको पता भी होगा कहाँ पर स्थित है? बेगूसराय में स्थित है। बेगूसराय में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट है परीक्षा दृष्टि कुछ पॉइंट है।
उदयपुर पक्षी अभयारण्य स्थित है कहाँ पर? बेतिया में स्थित है। एक बार बिहार दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। उदयपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो बेतिया में स्थित है। राज्य में मुख्यमंत्री छात्र वृक्षारोपण योजना का प्रारंभ हुआ तो 15 अगस्त 2006 से। दोबारा देखिएगा, राज्य में मुख्यमंत्री छात्र वृक्षारोपण योजना का प्रारंभ हुआ तो 15 अगस्त 2006 से। बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 अगस्त को मनाया जाता है। बिहार में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर स्थित है तो कहाँ पर? VVI से मार्क कीजिएगा, पटना में स्थित है। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस जो है 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है बिहार में वनोत्पाद आधारित उद्योग। बिहार में वनोत्पाद आधारित उद्योग के बारे में देखिए। प्लाईवुड निर्माण उद्योग कहाँ पर है? तो बेतिया, पटना, मुजफ्फरपुर में स्थित है प्लाईवुड निर्माण उद्योग। नेक्स्ट है कत्था उद्योग, बेतिया में स्थित है। कत्था उद्योग बेतिया में है। गत्ता उद्योग समस्तीपुर एवं दरभंगा में है। उसके बाद है प्रमुख प्राकृतिक स्थल के बारे में देखिए। वाल्मीकि पश्चिम चंपारण में है। वाल्मीकि वन प्राणी अभयारण्य कहाँ पर है? तो पश्चिम चंपारण में है। उदयपुर वन प्राणी अभयारण्य पश्चिम चंपारण में है। वाल्मीकि एवं नंदनगढ़ महोत्सव कहाँ पर होता है? पश्चिम चंपारण में होता है। उसके बाद नेक्स्ट है बरैला झील सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है? तो वैशाली में स्थित है। वैशाली में स्थित है। उसके बाद है संजय गांधी जैविक उद्यान। संजय गांधी जैविक उद्यान भारत का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर मेला है। ये कहाँ पर लगता है? तो पटना डिस्ट्रिक्ट में लगता है। तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ पर है? पटना में है। और भारत का सबसे बड़ा जो मेला लगता है सोनपुर मेला लगता है, वो किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो पटना डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट है दुर्गावती जलप्रपात दुर्गा नदी पर है। दुर्गावती जलप्रपात जो है दुर्गा नदी पर है। बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य जो है कैमूर वन्यजीव अभयारण्य है। अनुपम झील कहाँ पर है? तो कैमूर में है। ये सारे जो दुर्गावती जलप्रपात कहाँ पर है? दुर्गावती नदी पर है। ये कैमूर में स्थित है। बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य जो है कैमूर वन्यजीव अभयारण्य है। ये कैमूर में स्थित है। अनुपम झील भी आपके कैमूर में ही स्थित है। उसके बाद गया के बारे में देखिए। दशरथ मांझी लोक उत्सव कहाँ पर होता है? गया में होता है। गौतम बुद्ध अभयारण्य वन्यजीव पार्क आपके गया में स्थित है। ककोलत जलप्रपात नवादा में स्थित है। उसके बाद जमुई के बारे में देखिए तो नागी नकटी बांध पक्षी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो जमुई में स्थित है। उसके बाद मुंगेर के बारे में देखिए तो भीम बांध अभयारण्य, ऋषि कुंड, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड, रामेश्वर कुंड ये कहाँ पर स्थित है? तो मुंगेर में स्थित है। मुंगेर में स्थित है। उसके बाद देखिएगा भागलपुर में क्या स्थित है? तो विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ पर है? विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ पर है? भागलपुर में स्थित है। उसके बाद है कटिहार। कटिहार में क्या है? तो गोगाबिल झील कहाँ पर स्थित है? तो कटिहार में स्थित है। बिहार का सबसे बड़ा नमभूमि क्षेत्र नोट कीजिएगा। बिहार का सबसे बड़ा नमभूमि क्षेत्र कौन है? तो गोगाबिल झील है। गोगाबिल झील है। एक बार आप मैप को देख लीजिए। आप लोग मैप देखें कि नहीं पता नहीं। ये देखिए पश्चिम चंपारण है। सबसे पहले आपको इस समझा देते हैं। ये आप ऊपर में नेपाल है। तो नेपाल से बिहार के किन किन डिस्ट्रिक्ट की सीमा लगती है देख लीजिए। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो किशनगंज है इसकी सीमा नेपाल से भी लगता है और पश्चिम बंगाल से भी लगता है। जो पश्चिम चंपारण है इसकी सीमा उत्तर प्रदेश से भी लगता है और नेपाल से भी लगता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट का सीमा जो है नेपाल से लगता है। ठीक है, नेपाल हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है। ठीक है, हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है। इतना आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश से किससे किसकी सीमा लगती है। तो पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर के बाद आपकी जो रोहतास है इसकी भी सीमा आपके उत्तर प्रदेश से लगती है। तो कितना डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 डिस्ट्रिक्ट का सीमा आपके उत्तर प्रदेश से लगता है। इसे नोट कर लीजिएगा। नेपाल से 7 था, उत्तर प्रदेश से 8 है। उसके बाद देखिएगा नीचे में आपके झारखंड है। झारखंड से कितने डिस्ट्रिक्ट का सीमा लगता है? तो रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, उसके बाद भागलपुर
और कटिहार, भागलपुर और कटिहार। तो आपके 8 डिस्ट्रिक्ट का सीमा आपके झारखंड से भी लगता है। कौन कौन डिस्ट्रिक्ट का? रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि इस साइड में आपके पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल से किन किन डिस्ट्रिक्ट की सीमा लगती है? तो कटिहार का, पूर्णिया का और किशनगंज का, ये तीनों आपको नोट करके रखना है। ठीक है, इस सारे पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बिहार की प्रमुख वनोपज। बिहार की प्रमुख वनोपज के बारे में देखिए। सेमल, जो सेमल के बारे में देखिएगा कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पौधा है सेमल। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बॉम्बैक्स सेबा, बॉम्बैक्स सेबा इसका वैज्ञानिक नाम है। इसका अन्य नाम क्या है? तो कॉटन ट्री बोला जाता है। सेमल को कॉटन ट्री बोला जाता है। प्रमुख उत्पाद लकड़ी एवं रुई मिलता है किससे? सेमल से। और लाल रंग का पुष्प होता है इसका, सेमल का। प्रमुख क्षेत्र तराई क्षेत्र में जो है सेमल जो वृक्ष है ये पाया जाता है। उसके बाद देखिए साल के बारे में। साल, इसका अन्य नाम क्या है? तो साल का अन्य नाम आपके साखू है। किसका अन्य नाम क्या है? साखू इसका अन्य नाम है। वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सोरिया रोबस्टा, सोरिया रोबस्टा इसका वैज्ञानिक नाम है। प्रमुख उत्पाद क्या है? तो प्रमुख जो उत्पाद है इसमें राल, धूप बत्ती एवं औषधि बनाया जाता है। लकड़ी, रेलवे लाइन, स्लीपर वे, पानी वाले जहाज आदि का निर्माण किया जाता है साल वृक्ष से, साल वृक्ष से। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि द्विबीजपत्री एवं आर्द्र पर्णपाती वृक्ष है साल। प्रमुख क्षेत्र कहाँ कहाँ मिलता है साल वृक्ष? तो पूर्णिया, सहरसा, अररिया, किशनगंज एवं पश्चिम चंपारण में मिलता है। ये लास्ट पॉइंट है। उसके बाद है टसर। जो टसर है ये रेशम का प्रकार है। प्रमुख क्षेत्र भागलपुर में मिलता है। टसर हेतु जो है आदर्श वृक्ष कौन है? तो अर्जुन है। कौन है आदर्श वृक्ष? अर्जुन आपका आदर्श वृक्ष है। बस 1 मिनट बर्दाश्त कर लीजिए आप लोग, थोड़ा हल्ला हो रहा है, पानी गिर रहा है किसी का। नेक्स्ट है शीशम। शीशम जो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो डलबर्जिया सिसु। वैज्ञानिक नाम क्या है शीशम का? तो डलबर्जिया सिसु है। और प्रमुख क्षेत्र किस किस क्षेत्र में मिलता है? तो दक्षिण पूर्व बिहार में मिलता है शीशम। और उत्पाद लकड़ी, पत्तियां एवं जड़ें इसका प्रमुख उत्पाद है। ये आपके पर्णपाती वृक्ष है, ये आपके पर्णपाती वृक्ष है। उसके बाद नेक्स्ट है तून। तून जो है महोगनी परिवार का वृक्ष है। तून जो है महोगनी परिवार का वृक्ष है। इसका उत्पाद जो है लकड़ी है। इसका उत्पाद आपके लकड़ी है। फर्नीचर वे खिलौना आदि का निर्माण किया जाता है तून से। उसके बाद है लाख। लाख के बारे में समझिएगा। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो लेसिफर लक्का। लेसिफर लक्का जो लाख का वैज्ञानिक नाम है। संस्कृत नाम क्या है? लाछा से व्युत्पन्न। उपनाम क्या है? प्रकृति का वरदान। सूक्ष्म कीटों द्वारा निर्मित होता है लाख। सूक्ष्म कीटों द्वारा आपके निर्मित होता है। प्रमुख क्षेत्र बिहार झारखंड सीमा पर आपके मिलता है लाख। लाख हेतु आदर्श वृक्ष कौन है? पलास है, बरगद है, गूलर है और कुसुम है। पलास है, बरगद है, गूलर है और कुसुम है। तो पूरा बिहार का ज्योग्राफी को कंप्लीट कर दिया गया है। तो आप सभी लोग को देखकर वीडियो हेल्पफुल लगता है तो वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। और कम से कम आप लोग 2 से 3 बार वीडियो को जरूर देखिए, तो सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। और देखिए अगर आप लोग इस वीडियो को रिस्पॉन्स बेहतर देते हैं तो अगले वीडियो में जो बिहार की अर्थव्यवस्था है उसे भी अपलोड किया जाएगा। तो ठीक है, कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।